आकाश के हिंदी यूट्यूब चैनल में बच्चों फिर से आपका तहे दिल से आज स्वागत है। ठीक है बच्चों, आज हम लोग फिर से ब्रह्मास्त्र लेकर के आए हैं और नीट के ब्रह्मास्त्र में आज हम फिर से 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये आप जानते हैं बच्चों कि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो जैसे क्वेश्चन आपके नीट में आ चुके हैं या फिर नीट में आने की संभावना रहती है। हम ये बिल्कुल भी बच्चों नहीं कह रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पर इसके आसपास क्वेश्चन फ्लॉट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम फिर से वापस से क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कंप्लीट पेपर को डिस्कस करेंगे, 45 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बने रहिए और लाइक और शेयर प्लीज जरूर कर दीजिएगा। ओके, चले आगे। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं आज। एक बुलेट है, 20 मीटर की हाइट से एक टावर से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है। वो ग्राउंड पर कहाँ जाके गिरेगी ये आपसे पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, कितनी हाइट से, 20 मीटर की हाइट से 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से प्रोजेक्ट किया गया। इसका पाथ आप जानते हैं कैसा होगा बच्चों, प्रोजेक्टाइल होगा। और रेंज का बच्चों फॉर्मूला आप जानते हैं, इसमें u√2h/g। u बच्चों कितना है, स्पीड 100 है, h कितना है 20 है, g की वैल्यू 10 है। यहाँ से 2 आ जाएगा बाहर और ये हो जाएगा 200 मीटर। तो यहाँ से जो बिल्डिंग का जो फुट है यहाँ से 200 मीटर की डिस्टेंस पर जाकर के वो लैंड करेगा। सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 1 मोल गैस है, आइडियल डायटोमिक गैस, और उसका एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहे हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो 500 केल्विन से 300 केल्विन हो जाता है। आपको वर्क डन बच्चों पूछा गया बाय द गैस। एक बच्चों क्या, मैंने एक व्यूज़ आप लोगों के पढ़े हैं, एक व्यूज़ हमेशा से आपका आ रहा है कि हिंदी यूट्यूब चैनल में प्लीज़ हिंदी के क्वेश्चनों को नज़रअंदाज ना किया जाए, इसको ज़रूर से करिए। तो हम एक काम करेंगे, आज हिंदी के क्वेश्चनों को भी पढ़ते हैं। ठीक है, एक आदर्श द्विपरमाणु गैस है, 1 मोल गैस का रुद्रोष्म प्रसार किया जाता है जिसका टेम्परेचर 500 केल्विन से 300 केल्विन तक चेंज कर दिया जाता है। गैस के द्वारा बच्चों क्या गया कार्य आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कार्य बच्चों हम लोग जो देखते हैं वो कैसे देखते हैं, P1V1 माइनस P2V2 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, गामा बच्चों द्विपरमाणु गैस के लिए होता है। वैसे हम गामा निकालते कैसे, 1 + 2/f। f क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम द्विपरमाणु गैस के लिए कितनी होती है बच्चों, 5 होती है। इसका मतलब गामा क्या होता है, इसका 7/5 होता है। तो W वर्क डन कितना हो जाएगा, इस P1V1 माइनस P2V2 को बच्चों आप लोग nR∆T भी बच्चों लिख सकते हैं। ठीक है, मोल कितने हैं बच्चों, 1 मोल है। R की जगह बच्चों मैं लिख देता हूँ 25/3 जूल पर मोल इंटू केल्विन होता है। डेल्टा टी टेम्परेचर में डिफरेंस बच्चों कहता है 500 से 300 केल्विन है। तो इसको मैं सीधा बच्चों, वैसे मेरे को लिखना चाहिए -200। वो माइनस बच्चों में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी आप 1 माइनस गामा करोगे तो नेगेटिव में वैल्यू आएगी, वो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं लिखा। ठीक है, यहाँ 1 माइनस गामा लिखूंगा तो 1 माइनस 7/5 तो 2/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/5। ठीक है, R के फॉर्म में लिखना है तो एक काम करते हैं, 25/3 को यहाँ से हटा करके सीधा R के फॉर्म में ऐसे लिख लेते हैं। अब मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 100 और 5 जाएगा ऊपर, तो वर्क डन हो जाएगा 500 R। सो आंसर इज 3rd। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों ये है, सरल आवर्त गति करने वाले कण की जो गतिज ऊर्जा है, कण की जो गति है उसको d2x/dt² प्लस x/16 बराबर 0 इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, 40 सेंटीमीटर आयाम है, उस पर कण की अधिकतम चाल क्या होगी ये आपसे पूछा गया है। जो कण की अधिकतम चाल बच्चों होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, a ओमेगा। a यहाँ पर क्या है, आयाम है, और ओमेगा जो है वो अपना कोणीय आवृत्ति होती है। ठीक है बच्चों, एक बात जरूर है, इसको भी आप लोग देखते रहिएगा, ऐसा ना हो कि सारा हम लोग हिंदी में ही बातचीत करते रहें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे फिर से मैसेज करना स्टार्ट कर दें कि आज तो इंग्लिश में बिल्कुल बोला ही नहीं गया। तो मैं इधर भी इशारा करूंगा, इधर हट करके इधर भी पढ़ लूंगा। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर जो आयाम बच्चों वो कितना है, 40 सेंटीमीटर है। तो ये हमने लिख दिया 40 सेंटीमीटर, इसको हमने कर दिया मीटर में चेंज। ये क्वेश्चन बच्चों देखो, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है d2x/dt² प्लस, और होता है साथ में ये m होता है, और ये होता है आपके पास में ओमेगा स्क्वायर x। वैसे यहाँ पर क्या आता है बच्चों, k आता है, लेकिन m से डिवाइड करके वो यहाँ मैं k लिख देता हूँ, या फिर m हटा करके यहाँ सीधा ओमेगा स्क्वायर कर देता हूँ। ठीक है,
चलिए, तो ये हो जाएगा आपके पास में ओमेगा स्क्वायर। ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वैसे यहाँ पर बच्चों क्या आता है, के आता है, यहाँ क्या आता है, मास आता है। मास से डिवाइड करूँगा तो के बाई एम आएगा, उस के बाई एम को ही मैंने क्या लिखा है, ओमेगा स्क्वायर लिखा है इस बार, ठीक है। अब इससे कंपेयर करो, d2x अपॉन dt स्क्वायर, राइट, यहाँ पर है इसे ओमेगा स्क्वायर 1/16 की वैल्यू बच्चों किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर है। तो ओमेगा बच्चों कितना आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ रख देते हैं 1/4, राइट। तो यहाँ से ये हो जाएगा 10 × 10 की पावर -2 मतलब 0.1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी हो जाएगी। तो सो आंसर इज 4th। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति वो कितनी है बच्चों, 1000 है। ससेप्टिबिलिटी बच्चों कितनी है, ससेप्टिबिलिटी 1000 है। ओके, ससेप्टिबिलिटी और सापेक्षिक पारगम्यता, या हम ऐसे कहते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी में रिलेशन बच्चों क्या होता है, म्यू आर इज इक्वल टू 1 + x होता है। ये जो x है बच्चों, यही हमारा क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति है, जिसको हम अंग्रेजी में ससेप्टिबिलिटी भी कहते हैं। म्यू आर क्या है, हमारी सापेक्षिक पारगम्यता, इसको मुझे निकालना है। और x बच्चों कितना दे रखा है आपको, 1000, तो ये हो जाएगा 1001। ये हमारे बच्चों क्या आ गया, म्यू आर की वैल्यू आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट बच्चों है, चित्र में देखा अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में ऊर्जा स्तर के संबंध में यदि तरंग दैर्घ्य λ1 इतना है, λ2 इतना है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी। देखिए, ये मान लीजिए कोई हमारा ग्राउंड स्टेट है, यहाँ n बराबर 1 से अगर जंप करते हैं तो λ1 वेवलेंथ वाली एक फोटोन बाहर निकलता है। ऐसे बच्चों यहाँ n बराबर बच्चों क्या है, 2 है, तो 2 से जब 1 में जंप करता है तो λ2 वेवलेंथ वाला फोटोन बाहर निकलता है, ठीक है। हमें पूछा गया कि सीधा 2 से लेकर के ग्राउंड स्टेट में अगर आप आते हैं, जिसको मान लीजिए 2 है ना, और इसको मान लीजिए आप 3 है, इसलिए ताकि मैं इसको n बराबर 1 मान पाऊँ, ठीक है। 2 से 1 में आते हैं तो मैं इक्वेशन क्या लिखूँ, ये लीजिए, इसको लिख देते हैं अपन λ1। ऐसे 3 से 2 में आते हैं तो इसको लिख देते हैं hc/λ2, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को बच्चों क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो हो जाएगा E3 - E1, दोनों हट गए यहाँ से। इसको देखिए, hc कॉमन ले लिया, 1/λ1, दोनों को हमने बच्चों ऐड किया है, बात याद रखेगा, इसलिए ये हो गया। E3 माइनस मतलब यहाँ से यहाँ पर जब आएंगे तो इसको भी hc/λ लिख सकते हैं। तो hc बच्चों क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 1/λ जो हो जाएगा 1/λ1 + 1/λ2 आ जाएगा। तो 3 से 1 में अगर मैं जंप करूँगा तो जो वेवलेंथ मेरे पास में आएगी मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, ठीक है। अब मैं निकाल लेता हूँ उसको। तो 1/λ बच्चों कितना हो जाएगा, एक लैम्डा आपको दे रखा है 1200, एक दे रखा है हमारा 2400, फटाफट से इसका एल्शियम ले लो, 2400 आ गया। ये कितना हो जाएगा, 2 + 1, लैम्डा आ जाएगा 2400/3, 8 × 24, ये हो जाएगा 800 एंगस्ट्रॉम। तो जो आंसर आएगा हमारा, लैम्डा की वैल्यू कितना आएगा, 800 एंगस्ट्रॉम आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक लॉजिक परिपथ आपको बताया गया है, मतलब एक लॉजिक गेट है ना, उसका आउटपुट फॉर्म क्या है अपना, y है। आउटपुट में क्या है, y है, इनपुट में a और b है। तो निर्गत में क्या मिल रहा है बच्चों, y मिल रहा है, और इनपुट में क्या है, a और b है। हमें बताना है कि इसका लॉजिक टेबल क्या होगी, या अपन बोलते हैं ट्रुथ टेबल क्या होगी। तो यहाँ बच्चों a है, यहाँ b है, तो ये कौन सा गेट है बच्चों, एंड गेट है, जो कि मल्टीप्लाई करता है, a.b कर देता है। लेकिन a.b का आगे क्या लगा हुआ है, नॉट गेट, तो यहाँ मिलेगा मुझे a.b बार मिलेगा। ये b है यहाँ पर, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा b बार। या a.b का बार है, ये वाला गेट सीधा क्या कर देगा, इसको इन्वर्स कर देगा। तो मतलब a.b बार का क्या मिलेगा हमको, बार। a.b का बार का बार क्या होता है, a.b ही होता है। तो इसका मतलब मुझे अल्टीमेटली यहाँ क्या मिल रहा है, इस जगह पर a.b मिल रहा है। तो यहाँ मेरे को मिल रहा है a.b, यहाँ मिल रहा है मुझे b, और ये कौन सा गेट है, और गेट, दोनों क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये मिलेगा a.b + b बार, ठीक है। तो a.b + b बार, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। सोडियम और कॉपर के कार्यफलन बच्चों किधर रखे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 4000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का उपयोग करने पर प्रकाश विद्युत सेल के लिए कौन सी धातु ठीक रहेगी, ठीक है।
मतलब 4600 एंगस्ट्रॉम के बच्चों क्या किया, आपने लाइट डाल दी किस पर, एक प्रकाश संवेदी सतह थी, फोटो इलेक्ट्रिक सरफेस थी, या ऐसे बोलते हैं मेटालिक कोई सरफेस है, उस पर आपने 4600 एंगस्ट्रॉम की लाइट को डाल दिया। तो 4600 एंगस्ट्रॉम की लाइट अगर डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो फोटोन होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, तो फोटोन की एनर्जी हम ऐसे लिख सकते हैं 12400 अपॉन लैम्डा। लैम्डा बच्चों एंगस्ट्रॉम में लिखना होगा आपको, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये आता है 2.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, चाहे तो आप सॉल्व कर लीजिएगा, बिलीव करो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो फोटोन है उसकी एनर्जी बच्चों कितनी है, 2.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इससे ज़्यादा अगर मान लीजिए एनर्जी, मतलब इससे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब अगर हमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने हैं तो जो वर्क फंक्शन होना चाहिए, कार्य फलन बच्चों जो होना चाहिए, वो इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। तो अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कम है, बढ़िया बात है। इसका मतलब इससे तो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या प्रकाश विद्युत सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल लेंगे। लेकिन जो कॉपर वाला है उसके लिए कार्यफलन बच्चों कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि गिरने वाले फोटोन की एनर्जी केवल 2.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसका मतलब इस कॉपर से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेंगे, केवल किससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे बच्चों, सोडियम से ही बाहर निकलेंगे, राइट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बच्चों देखते हैं। 3 धातु हमारी एक्स, वाई और जेड, इनके लिए कार्यफलन कितने हैं, ये है, ठीक है। तो यहां पर कार्यफलन बच्चों में लिख लेता हूं, एक्स का कितना है 2.5, y का कितना है, y का हमारे पास 4.28 और z का कार्यफलन 3.3। बच्चों हम लोग जो लिखते हैं फोटोन की एनर्जी बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये हमने क्या किया बच्चों, जो गिरने वाले फोटोन है उनकी जो ऊर्जा है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो भी हो, तीनों धातुओं पर गिरने वाले फोटोनों की जो ऊर्जा है वो तो सेम है। इसका ये तीनों के लिए क्या है बच्चों, सेम है। इसका मतलब इन दोनों का सम हमेशा बच्चों क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जिसके लिए कार्यफलन सबसे कम होगा काइनेटिक एनर्जी, उसके लिए उतनी ही ज्यादा होगी। तो कार्यफलन किसके लिए सबसे कम है बच्चों, ये वाले के लिए है। इसका मतलब के काइनेटिक एनर्जी एक्स के लिए बच्चों क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाओ जेड पर। जेड के लिए देखो, जेड के लिए कार्यफलन और वाई में देखो, इन दोनों में कार्यफलन किसका कम है, इसका कार्यफलन कम है, इसकी एनर्जी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो यहां से इससे तो कम ही रहेगी, तो ये हो गया जेड। सबसे लास्ट में किसका नंबर आएगा बच्चों, वाई का आएगा, क्योंकि वाई जो है उसके लिए कार्यफलन सबसे ज्यादा है, इसलिए उससे निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की जो काइनेटिक एनर्जी रहेगी बच्चों क्या रहेगी, वो कम रहेगी, राइट। तो ये हमारा सीन होना चाहिए। देखते हैं कौन सा है इसमें, एक तो एक्स, जेड और वाई, एक्स, जेड और वाई। सो आंसर इज सेकंड, इसको भी देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। एक हमारे पास में एक बंद पाइप है, मतलब कौन सा है, क्लोज ऑर्गन पाइप है। मूल स्वर मतलब कौन सा है, फंडामेंटल, है ना। फंडामेंटल की हम लोग बात कर रहे हैं, किसके लिए, पहले क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए बच्चों जो फॉर्मूला होता है हमारे लिए, ये है हमारा क्लोज ऑर्गन पाइप। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बच्चों कितनी होती है, 4LC। ये LC बच्चों क्या है, क्लोज ऑर्गन पाइप की लेंथ होती है। ऐसे बच्चों ओपन के लिए अगर बात करें तो ओपन के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 2L ओपन की लेंथ, ठीक है। अब देखते हैं समान लंबाई, इसका मैं दोनों क्या कह दिया गया है, सेम कह दिया गया, समान लंबाई की खुली नली की मूलभूत आवृत्ति के समान। तो ये दोनों समान तो है ही नहीं, ठीक है। जब ये दोनों लेंथ बराबर हैं तो फिर ये दोनों वैल्यू समान नहीं हो सकती। दूसरा में देखते हैं समान लंबाई की खुली नली की जो मूलभूत आवृत्ति है उसकी आधी आवृत्ति, यस, इस आवृत्ति की क्या ये आधी आवृत्ति है, दिख रहा है हमको, क्योंकि यहां पर क्या रहा 1/2, इसका हाफ कितना हो गया 1/4 हो गया। और यही बोला गया बंद पाइप में मूल स्वर की आवृत्ति समान लंबाई की खुली नली के मूलभूत स्वर की आवृत्ति की आधी के समान है। सो आंसर इज सेकेंड ही होगा। फिर भी हम थर्ड एंड फोर्थ पढ़ लेते हैं। समान लंबाई की खुली नली के पहले अधिस्वर की आवृत्ति के समान लंबाई, खुली नली का जो नेक्स्ट वाला जो ओवरटोन होगा वो अगर अपन देखें तो आप जानते हैं जो ओपन जो ऑर्गन पाइप होता है, ओपन ऑर्गन पाइप में 1 2 3 इस तरह की फ्रिक्वेंसीज बनती है। तो इसमें बच्चों सेकंड आपको किसकी बात कर रहा है, वो पहला अधिस्वर। पहला अधिस्वर कौन सा बनेगा, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये बनेगा V/2L0 × 2, इसका मतलब V/L0 बनेगा। अब इसमें अपन देख लेते हैं लंबाई क्या कह रहा है,
लंबाई क्या है, समान है। लंबाई अगर समान है तो ये क्या है, 1/4 है, जबकि वो क्या है पहले अधिस्वर की आवृत्ति के समान, तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देख लें, समान लंबाई की खुली नली के मूलभूत स्वर की दुगनी आवृत्ति के समान है, नहीं। ये वाली जो आवृत्ति है बच्चों, ये वाली आवृत्ति इसकी बच्चों क्या है, डबल, ऐसा कहते हैं। ये वाली आवृत्ति इसकी क्या है, हाफ है। इस आवृत्ति की बच्चों क्या है, ये हाफ है। सो आंसर सेकंड ही होगा। क्लियर? आगे बच्चों बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। एक सरल रेखा है, उसमें गतिमान कण का स्थिति समय ग्राफ नीचे दर्शाया गया है। एक पोजीशन टाइम ग्राफ बच्चों आपको दिया गया है और एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, उसके लिए दिया गया है ग्राफ। ठीक है, आपसे पूछा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पार्टिकल की, कण की चाल के बारे में बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ पार्टिकल के बारे में कुछ कहना चाहता है। तो एक बात आइए, अगर मान लीजिए हमारे पास डिस्प्लेसमेंट और टाइम में बच्चों अगर एक ग्राफ दिया गया है, तो हम इससे स्पीड के बारे में कैसे जानकारी लेते हैं, स्लोप से लेते हैं। तो जो अगर बच्चों ऐसा ग्राफ अगर दिया गया है, तो यहाँ पहले एक टेंजेंट स्पर्शरेखा बच्चों डाल दो, ये स्पर्शरेखा डाल दिया आपने, फिर आगे बढ़ो, यहाँ स्पर्शरेखा डाल दो आप। ये स्लोप बच्चों लगातार, ये जो ढाल है वो लगातार देखो क्या होता जा रहा है बच्चों, कम होता जा रहा है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक लगातार अगर स्लोप या ढाल लगातार कम होता अगर जा रहा है, इसका मतलब स्पीड लगातार पहले क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, टॉप पर आकर के वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं, यहाँ ढाल कितना है, 0 है, मतलब स्लोप 0 है। यहाँ आगे, यहाँ पर फिर से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए। इस बार जो स्लोप है या ढाल है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो 0 है, लेकिन जैसे जैसे नीचे की तरफ चलेंगे आप, वैसे वैसे स्लोप नेगेटिव में बढ़ रहा है, बढ़ तो रहा है। ठीक है, इसका स्पीड तो लगातार बढ़नी ही है। क्लियर? उसके बारे में तो बात क्या रहा है वो, स्लोप पहले क्या हो रहा है बच्चों, या ढाल पहले क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक घट रहा है, और यहाँ से यहाँ तक स्लोप क्या है, या ढाल लगातार बढ़ रहा है। सो स्पीड पहले क्या होगी बच्चों, घटती है, फिर बाद में बढ़ेगी। क्लियर बात? आगे बच्चों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। धातु के तार का यंग गुणांक किस पर निर्भर करता है बच्चों? ये बच्चों किसी भी सॉलिड की प्रॉपर्टी होती है, यंग मॉडुलस, और ये जो प्रॉपर्टी है वो बच्चों स्पेशली पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। मतलब कॉपर के लिए फिक्स है, चाहे वायर आप कॉपर का छोटा ले लो या बड़ा ले लो, या उसकी थिकनेस ज़्यादा कर लो, मोटा वायर ले लो या पतला ले लो, उन सभी के लिए बच्चों क्या रहेगा, कॉपर में सभी जितने भी वायर आप लोगे सबके लिए यंग मॉडुलस या यंग प्रत्यास्थता गुणांक फिक्स बच्चों रहता है। इसका मतलब केवल किस पर डिपेंड करता है, पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। ओके, नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन चलता है। अर्थ एक जगह खोखला चालक गोला है। सबसे बड़ी बात तो कौन सा है, ये स्फेरिकल कंडक्टर है, कंडक्टर है, और कैसा है, होलो है। ठीक है, खोखला गोला है, उस पर एक आवेश बच्चों क्यों है। गोले के केंद्र से r दूरी पर गोले के कारण वैद्युत विभव बच्चों क्या होगा। ये हम जानते हैं बच्चों की ये कंडक्टर है या चालक गोला है, इसको हमने क्या दे दिया, एक आवेश या चार्ज बच्चों दे दिया है, ये हमारा रेडियस है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, अगर हमारी स्मॉल r की जो वैल्यू r के लिए क्या, r से क्या थोड़ा कम, मतलब अंदर की बात करते हैं। वैसे चालक गोले के लिए बच्चों ये स्फेरिकल कंडक्टर क्या कहते हैं आप, जो पोटेंशियल यहाँ होता है वही पोटेंशियल अंदर हर जगह होता है। जो भी पोटेंशियल यहाँ पर होगा वो पोटेंशियल अंदर हर जगह वही होता है, क्योंकि कंडक्टर की जो सरफेस होती है वो हमेशा सम विभव पृष्ठ वाली होती है, एक कोई पोटेंशियल होती है। ठीक है, तो अब इसको अगर देखें तो ये कहाँ की बात कर रहा है बच्चों, अंदर की बात कर रहा है। देखो अंदर यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, जितना यहाँ होगा। सरफेस पर पोटेंशियल बच्चों कितना होता है, सरफेस पर पोटेंशियल होता है KQ/R। अगर यहाँ पोटेंशियल KQ/R है तो यहाँ भी पोटेंशियल KQ/R होगा, और अंदर हर जगह मतलब सेंटर से R डिस्टेंस पर भी पोटेंशियल बच्चों कितना होगा, KQ/R ही होगा। इसका मतलब ये तो मामला गड़बड़ है। यहाँ देखो, इस जगह देखो, अंदर तो पोटेंशियल 0 नहीं होता है बच्चों, अंदर पोटेंशियल जो रहेगा कितना है, KQ/R रहेगा। फिर क्या कर रहा है, R इज ग्रेटर देन, स्मॉल r इज ग्रेटर देन R या इक्वल टू R। तो यहाँ पर पोटेंशियल V बराबर कितना कह रहा है, KQ/R। जब यही सेंटेंस गलत हो गया आगे तो मैं क्या पढ़ूं फिर। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। R के सभी मानों के लिए V बराबर इतना नहीं बच्चों, नहीं, R के सभी मानों के लिए Q ये नहीं रहेगा। समझ में आया? हाँ, आप ऐसा अगर बोल सकते हो कि स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर है, कैपिटल R के बराबर है, तो पोटेंशियल क्या रहेगा, अंदर तो हर जगह पर कितना रहेगा, इतना रहेगा, मतलब कैपिटल R के बराबर रहेगा। अंदर हर जगह कितना रहेगा बच्चों, KQ/R, और केंद्र से और सरफेस से यहाँ से बाहर अगर अपन जाएंगे तो यहाँ पर पोटेंशियल कितना मिलेगा, KQ/r आएगा। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार।
आर लेस देन कैपिटल सॉरी आर लेस देन आर है, मतलब अंदर की बात कर रहे हैं। अंदर पोटेंशियल बच्चों क्या मैंने बताया, हर जगह पर कितना रहेगा, जो सरफेस पर होगा। सरफेस पर कितना होता है, इतना ही होता है, मतलब के की वैल्यू क्या रख दी गई है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस पर पोटेंशियल कितना रहेगा, के क्यू बाई आर। तो अंदर भी हर जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, के क्यू बाई आर। ये बच्चों फिर भी ठीक है, बढ़िया है। और आगे बढ़ते हैं, और आर स्मॉल आर ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल बिल्कुल करेक्ट, ये आंसर ठीक है। ठीक है, आर के सभी मानों के लिए बच्चों ये नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि सरफेस पर क्या रहेगा मैक्सिमम, अंदर क्या रहेगा जितना सरफेस पर होता है, बाहर जैसे जैसे आप जाओगे सरफेस के और डिस्टेंस बढ़ाओगे पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बाहर के लिए तो सही है ये, अंदर के लिए सही नहीं है। सो आंसर ये वाला क्या हो गया, ठीक हो गया। इसमें देखिए एक बार ये भी चेक कर लेते हैं, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर के लिए पोटेंशियल, ये तो कोई मतलब ही नहीं रखता बच्चों, उसका तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, और इसके लिए कैपिटल स्मॉल आर इज ग्रेटर देन आर के लिए पोटेंशियल, ये बच्चों फिर भी ठीक है। इससे तो ये मैच करता है, पर इस चीज से ये मैच नहीं करता है। सो ये वैसे भी गलत होना था, तो थर्ड वाला आंसर करेक्ट हो गया। राइट, अगला चलते हैं बच्चे। एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर की धारा सुग्राहिता को कम करने के लिए हम किसमें कमी कर सकते हैं, टू डिक्रीज द करंट सेंसिटिविटी ऑफ ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वन कैन डिक्रीज। सबसे बड़ी बात कम ही करना है या डिक्रीज बच्चों हमें करना है। सेंसिटिविटी का बच्चों फॉर्मूला जो होता है वो होता है BNA/C। ये है हमारे आर्मेचर का एरिया, ये हमारा क्या है, ये हमारा होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। अगर आपने देखा हो ऐसा कुछ होता है हमारे गैल्वेनोमीटर में, ये जो वायर है इसका C होता है, इस पर क्या होता है टर्न्स लपेटे जाते हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल होता है, यहाँ साउथ पोल होता है, और यहाँ नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड, और इसका जो एरिया है वो हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ टर्न्स कितना है N। हमें डिक्रीज करना है बच्चों, तो डिक्रीज हम कैसे कर सकते हैं, कैन डिक्रीज नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। इसके साथ देखो किसमें कमी करके हम सुग्राहिता को कम कर सकते हैं, किसमें कमी करके, कुंडली में फेरों की संख्या अगर कम कर दी तो सुग्राहिता कम हो जाएगी। ये तो भन्नाट है भाई, इसमें तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र में कमी करके हम सुग्राहिता को कम कर सकते हैं, यस, इसको कम करके हम IG को कम कर सकते हैं। इसमें देखें कुंडली के क्षेत्रफल के बारे में देखें, कुंडली के क्षेत्रफल में कमी करके क्या सुग्राहिता को कम कर सकते हो, बिल्कुल भाई, ये भी ठीक है। इसका मतलब क्या आ गया, उपरोक्त सभी आ गए। आज हिंदी मीडियम वालों को तो अच्छा लग रहा होगा, अंग्रेजी मीडियम वाले जो हैं, इंग्लिश मीडियम वालों को बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि सर आज तो सारे ही सवाल आप हिंदी में समझा रहे हैं। तो बच्चों एक्चुअल में क्या, उनका हमारा आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल है, और उसमें क्या हिंदी में थोड़ी हमारी बातचीत कभी कभार कम हो जाती है, इंटेंशनली ऐसा नहीं होता है, तो इसलिए हमें आज हिंदी के बारे में कुछ बात करनी होगी। हालांकि इसके बारे में बीच बीच में आपको करता जा रहा हूँ, ठीक है, बातचीत। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक धारावाही लंबा तार है और एक चालक छड़ AB है, समान तल में है, छड़ नियत चल V के साथ तार की ओर गति करती है। एक करंट कैरिंग लॉन्ग वायर है, कंडक्टिंग रॉड है AB, सेम प्लेन में रखे हुए हैं। रॉड बच्चों चलती है वायर की तरफ V वेलोसिटी से। आपको पूछा है इनमें से कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा। ऐसे में बच्चों क्या होता है, जो फॉर्मूला आप लगाते हैं इंड्यूस EMF का, आप लिखते हैं VBL। ये आप जानते हैं कि इस वाले फॉर्मूले को लगाने के लिए ये क्या है, A और B के बीच में इंड्यूस EMF है। ठीक है, तो A और B के बीच में जो हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल है, जिसके बारे में वो आपसे कहना चाह रहा है, उसमें वेग, मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र और लेंथ, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर या लंबवत होने चाहिए। ओके बच्चों, अब ये तीनों एक दूसरे से लंबवत होना चाहिए, तो ठीक है, ये तो हम लोग भी जानते हैं। अब इसमें पॉजिटिविटी नेगेटिविटी बच्चों कैसे पहचानेंगे, इसके लिए मैं आपको तरीका बताता हूँ राइट हैंड रूल से। ठीक है, ये हमारा राइट हैंड है, इसके अंदर जो फर्स्ट फिंगर बच्चों होगी वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड को बताएगी। तो पहले मैग्नेटिक फील्ड ये डिसाइड करेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कहाँ पर देगा, पहले ही बताओ, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड देगा। उधर आ जाए, इसकी वजह से मैग किधर होगा, अंदर की तरफ होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो गया अंदर की तरफ। ठीक है, इस फर्स्ट फिंगर को हम राइट हैंड की मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रखते हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर दिया। ये मोशन कौन बताता है बच्चों, जो हमारा थंब है वो थंब मोशन को बताता है। तो ये अंदर मैग्नेटिक फील्ड हो गया और ये मोशन हो गया, मोशन है। ठीक है, तो ये हो गया इधर और ये हमने इधर लगा दिया। अब बताओ हथेली किधर आ रही है बच्चों, नीचे की तरफ आ रही है। ये जो हथेली नीचे की तरफ आ रही है, यही हमारा क्या होगा, पॉजिटिविटी होगा, और ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। जो हथेली होगा वो पॉजिटिविटी को बताएगी, हथेली के अपोजिट ये सरफेस जो होती है वो बताएगा नेगेटिविटी। इसका मतलब ये वाला एंड कैसा होगा, नेगेटिव, ये वाला एंड कैसा हो गया, पॉजिटिव। अब देखते हैं, सिरा A B के सापेक्ष कम विभव पर है, यस बिल्कुल है। नेगेटिव मतलब कम पोटेंशियल है, कम विभव है,
और बी के रेस्पेक्ट में है, तो यहां पर क्या होगा, एंड ए विल बी एट लोअर पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बी। ये पॉजिटिव एंड है तो इसके रेस्पेक्ट में क्या लो पोटेंशियल है, तभी तो नेगेटिव में है वो। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। इसमें बच्चों ए और बी के बीच में जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट बच्चों दे रखा है और हमें इस एक्स की वैल्यू पूछी गई है। ए और बी के बीच में बच्चों हम लोग इक्विवेलेंट बैटरी कैसे बनाते हैं बच्चों, ऐसे बनाते हैं। इस पूरे सर्किट को हम ऐसे बना लेते हैं, ये हमारा हो गया एक बैटरी, ये हो गया हमारा आर इक्विवेलेंट और ये हो गया हमारा ई इक्विवेलेंट ए और बी के बीच। ठीक है, अब एक ओपन सर्किट की तरह काम कर रहा है, तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना दे रखा है बच्चों हम लोग को, वो दे रखा है 6 वोल्ट। इस ई इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है E1/R1 प्लस E2/R2 अपॉन 1/R1 प्लस 1/R2। इसमें वैल्यू रख देते हैं। E1 ये कितना है 8/10, इसमें देखो प्लस 2/x इंटू 1/R1 प्लस 1/R2। ये कितना हो गया बच्चों, इसको अलग से सॉल्व कर लेता हूं मैं। देखिए इधर ये अपने पास में हो गया 1/10 प्लस 1/x, ये एलसीएम हो जाएगा हमारा 10x और ये हो जाएगा x प्लस 10। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके अगर अपन जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x अपॉन 10 प्लस x। ये पूरी वैल्यू बच्चों जो हमको दे रखी है वो दे रखी है हमको 6 वोल्ट के बराबर। क्लियर, अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसको देख लेते हैं कितना है, ये 10x बच्चों इसका एलसीएम आएगा कि नहीं आएगा, ये 10x तो ये 10x तो बच्चों क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच्चों क्या बचेगा हमारे पास में, ये बचेगा 8x प्लस यहाँ पर x कटेगा तो ये हो जाएगा 20 अपॉन नीचे कितना हो गया 10 प्लस x बराबर कितना हो गया 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारे पास में 8x प्लस 20 इज इक्वल टू 60 प्लस 6x। इसको उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा बच्चों 2x, इसको उधर ले जाते हैं कितना हो जाएगा बच्चों 40, तो x बराबर हो जाएगा 20 ओम। ठीक है, कैलकुलेशन है बस थोड़ी सी बच्चों, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है। तो जो आंसर कितना आ गया बच्चों 20 ओम आ गया, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक बॉडी है, उसको 90 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में टाइम कितना लेती है वो 10 मिनट, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है बच्चों, परिवेश का ताप कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। समान परिवेश में इसे 80 से 70 तक ठंडा होने में टाइम कितना लगेगा। एक बॉडी है, कितना टाइम लेती है बच्चों 8 मिनट लेती है। 90 से 80 तक टेम्परेचर कम होने में, सराउंडिंग टेम्परेचर कितना है 20, तो बताइए 80 टू 70 होने में टाइम कितना लेगी। तो दो इक्वेशन बनाते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग बच्चों हम लोग लिखते हैं डी थीटा बाय डी टी बराबर एक कांस्टेंट और ये बच्चों डेल्टा टी। डेल्टा टी बच्चों क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस होता है किसमें, एक वस्तु और जो परिवेश है ये बॉडी एंड सराउंडिंग है उसके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस बच्चों होता है। तो क्या लिखेंगे चलिए देखते हैं। यहाँ पर डी थीटा, ये डी थीटा बच्चों क्या है, ये डी थीटा है बॉडी का टेम्परेचर कितना कम हो गया। ठीक है, तो 90 से 80 आते हैं तो टेम्परेचर में डिफरेंस कितना आया 10। टाइम कितना ले रहा है 10 ले रहा है। आगे बढ़ते हैं, के कांस्टेंट है ऐसा कि ऐसे इसको रहने दो। टेम्परेचर का डिफरेंस, अब परिवेश का तापमान तो कितना है 20 है, लेकिन बॉडी का टेम्परेचर 90 और 80 के बीच में वैरी कर रहा है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एवरेज ले लो पहले आप। इनका एवरेज लोगे तो बच्चों कितना आएगा 85 डिग्री सेंटीग्रेड। 85 और 20 में डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, वो हो गया 65। तो यहां पर के की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी 1/65। एक काम तो मेरा हो गया। दूसरे काम में फिर से बच्चों यही क्वेश्चन बच्चों में लगाता हूं। अब टेम्परेचर कितना हो रहा है 80 से 70 हो रहा है, तो वापस से डिफरेंस कितना हो गया 10। टाइम मुझे फिर से निकालना है। ए कांस्टेंट है के, और के की वैल्यू कितनी है बच्चों 1/65। टेम्परेचर डिफरेंस बच्चों, तो बॉडी के टेम्परेचर में डिफरेंस कितना है, देखो ये बॉडी का एवरेज टेम्परेचर बताओ कितना है, वो कितना है 75, और इसका टेम्परेचर बच्चों कितना है सराउंडिंग का 20 है। तो इस बार डिफरेंस कितना हो गया बच्चों, इस बार डिफरेंस हो गया 55। तो यहाँ पर के की वैल्यू बच्चों 1/65 है। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये चेंज कर लिया हमने। चलिए, तो ये हो गया 10/t इज इक्वल टू 65 हो गया है ना।
यहाँ पर 65 था, के की वैल्यू 1/, ये कितना हो गया हमारे पास 55। अब तो कैलकुलेशन है बच्चों, चाहो तो कर लो फटाफट। ये हो गया 11, ये हो गया आपके पास में 13, ये टी की वैल्यू कितनी आ गई 130/11, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास में 11 121 होते हैं बच्चों, आप जानते हैं, तो 11 के थोड़ा आगे आने वाला है, इसका मतलब आंसर ये आएगा। क्लियर है? तो आंसर इज 11.8 मिनट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। प्रकाश की किरण है किसी पदार्थ की पट्टिका से 53 डिग्री के आपतन कोण पर टकराती है, ठीक है भाई। परावर्तित एवं अपवर्तित किरणें एक दूसरे के लंबवत हैं, इसका मतलब कौन सा नियम बच्चों लग रहा है, मतलब रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे अगर परपेंडिकुलर बच्चों होती है तो ऐसे केस में बच्चों कौन सा लॉ लगाते हो आप, ब्रिस्टर लॉ लगाते हो। अगर आपको याद हो म्यू इज इक्वल टू 10 IP, ये हमारी सरफेस है, रे ऐसे आई, ये नॉर्मल है, रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्रैक्ट हुई, ये एंगल 90 कब होता है, जब ये एंगल IP जो है, ये वाला कोण एक स्पेशल कोण होता है, उसको बोलते हैं IP। वो IP कौन सा है, ब्रूस्टर कोण है। अगर इस वाले कोण पर रे आपतित अगर होती है तो ऐसे केस में रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे जो होती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं। जब लाइट इस एंगल पर इंसिडेंट होती है तो रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे परपेंडिकुलर होती हैं। ये कहाँ पढ़ेंगे बच्चों, आपको ध्रुवण या पोलराइजेशन के अंदर पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा लॉ होता है, ये कौन सा लॉ है, ब्रूस्टर लॉ है। तो म्यू मुझको निकालना है और कितने एंगल पर रे आ रही है बच्चों, 53 पर आ रही है, और tan 53 बच्चों अपने पास में कितना होता है, 4/3 होता है, तो ये लिख दिया हमने 4/3। तो म्यू की वैल्यू कितनी होगी, 4/3, सो आंसर इज 2, राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संलयन प्रक्रिया, संलयन बच्चों कौन सी होती है, फ्यूजन होती है, जिसमें दो न्यूक्लियस एक दूसरे मिलकर के नया न्यूक्लियस बनाते हैं, उसको बोलते हैं अपन फ्यूजन। इसमें दो न्यूक्लियाई हैं A और B, दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, फ्यूज हो जाते हैं, एक दूसरे पर मिल जाते हैं आकर के, है ना। फ्यूज होकर के एक नया न्यूक्लियस बनाते हैं C, और A, B और C इनकी जो बंधन ऊर्जाएं हैं या जो अपनी बाइंडिंग एनर्जी वो आपको दे रखी है। तो सबसे पहले तो A जो मिलेगा B से और क्या बनाएगा C। ये कौन सा प्रोसेस है, हमारा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन की रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या होता है, अपन जानते हैं कि इधर और इधर में अगर देखें तो इस तरफ बच्चों क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, कम होती है, और इधर बाइंडिंग एनर्जी बच्चों क्या होती है, ज्यादा होती है। मास में उल्टा होता है बच्चों, यहाँ मास क्या रहता है, ज्यादा रहता है, यहाँ मास क्या रहता है, कम होता है। मास के बारे में या द्रव्यमान के बारे में हमसे कोई बातचीत की नहीं है, हमें तो एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ एनर्जी कम होगी, यहाँ एनर्जी ज्यादा होगी, तो C की बाइंडिंग एनर्जी बच्चों ज्यादा होगी, किससे, A और B के योग से, ठीक है। तभी तो जो बची हुई ऊर्जा होती है वो मुक्त होती है, जिसको हम Q वैल्यू कहते हैं। कई बार Q वैल्यू पर क्वेश्चन आता है। Q वैल्यू का मतलब इधर और इधर बंधन ऊर्जाओं का अंतर आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो यहां पर हमारा हो गया EC इज ग्रेटर देन EA प्लस EB, सो आंसर इज 3rd, राइट। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है धात्विक चालक से विद्युत धारा के प्रवाह से संबंध कुछ आपको भौतिक पद दिए गए हैं। यही आपको बच्चों भौतिक राशियां दी गई है, इनके फॉर्मूले आपको मैच करवाने हैं, ठीक है। पहला दिया गया है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब अपवाह वेग हो गया। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, ये हो गया हमारे विद्युत प्रतिरोधकता। रिलैक्सेशन पीरियड, इसका मतलब विश्रांति काल, और करंट डेंसिटी मतलब ये हो गया हमारा धारा घनत्व, ठीक है। तो इनको मैच करते हैं। अपवन वेग से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, पहले दूसरी चीज हम लोग चेक कर लेते हैं। विद्युत प्रतिरोधकता रो के हिसाब से बच्चों फॉर्मूला कौन सा होना चाहिए, J बराबर सिग्मा E बच्चों आप लोग जानते हैं, और रो क्या होता है, सॉरी सिग्मा होता है 1/ρ, ठीक है। तो यहां से जो रो होगा वो रो हो जाएगा आपके पास E/J, तो E/J मतलब इसका तो ये मैच कर गया, ठीक है। B का मतलब S होना चाहिए, ओके। विश्रांति काल के लिए अपन देखते हैं अभी VD बराबर क्या होता है, VD बराबर फॉर्मूला देखिए, VD का फॉर्मूला ये रहा, क्योंकि हम लोग VD बराबर कैसे लिखते हैं बच्चों, स्मॉल E/m इंटू टाउ, है ना। तो ये हो गया स्मॉल E कैपिटल E/m इंटू टाउ। ये कौन सा फॉर्मूला से मैच कर रहा है, R से। तो A का तो बच्चों क्या हो गया R, तो चारों में ही R है। B के अंदर देखते हैं, B के अंदर कौन सा मैच कर रहा है, S, B में S, इसका मतलब इन दोनों में से हमें चेक करना पड़ेगा अभी, है ना। आगे चलते हैं, विश्रांति काल के बारे में देखते हैं। धारा घनत्व तो बच्चों क्या होता है, धारा घनत्व तो ये होता है NE इंटू VD, क्योंकि जो धारा घनत्व तो J लिखते हैं आप वो होता है I/A,
और I बच्चों कितना होता है NEAVD बाय ए हो गया, तो J इक्वल टू हो गया NE इंटू VD। इसका मतलब D का जो मैच कर रहा है वो कर रहा है अपना Q मैच कर रहा है, ठीक है। एक होता है हमारा पहला अपवाह वेग, ये अपना हो चुका है। विश्रांति काल के बारे में बच्चों देखो, विश्रांति काल जो है हम लोग VD बराबर लिखते हैं EE बाई M इंटू टाउ। तो टाउ बराबर बच्चों कितना हो गया VD M अपॉन स्मॉल e इंटू E, कैपिटल E। कैपिटल E बच्चों हम लोग लिखते हैं J बराबर E बाय रो से लिखते हैं, तो E बराबर कितना हो गया J इंटू रो हो गया। ओके, J होता है बच्चों NEVD इंटू रो हो गया, ठीक है। अब यहां से हम लोग लिख लेते हैं, इस जगह देखो VDM बाय स्मॉल e इंटू कैपिटल E आना चाहिए यहाँ पर, तो कैपिटल E के लिए क्या लिख दूं मैं N, बिल्कुल सही। फिर यहाँ पर स्मॉल e इंटू स्मॉल e स्क्वायर हो गया, फिर क्या बचा VD बचा और इंटू रो बचा। VD से VD बच्चों क्या होगा कैंसिल होगा, तो टाउ कितना हो गया मास अपॉन NE स्क्वायर इंटू VD कट गया था सॉरी, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर रो। मतलब फॉर्मूला क्या बना M अपॉन NE स्क्वायर टाउ, देखिए M अपॉन NE स्क्वायर सॉरी रो, क्योंकि वो रो है बच्चों, है ना। तो टाउ का फॉर्मूला कौन सा मैच कर गया, ये वाला हमारा मैच कर गया, ठीक है। तो ये हमारा जो विश्रांति काल का फॉर्मूला है वो आ गया P। इसका C किससे मैच कर रहा है P से, तो C किससे मैच कर रहा है बच्चों P से, इसका मतलब आंसर हो गया हमारा 2। क्लियर बात। अगला चलते हैं बच्चों हम लोग, अगला है E और G आपको दे रखे बच्चों, ऊर्जा है E तो, और G क्या है गुरुत्वीय स्थिरांक है। कैपिटल E बच्चों क्या है हमारा है एनर्जी है, और गुरुत्वीय स्थिरांक मतलब कैपिटल G है। E बाय G की हमें विमा पता करनी है। तो G का जो फॉर्मूला बच्चों होता है उसकी यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से हमने G की वैल्यू निकाली है, ठीक है। अच्छा इसको ऐसे लिख लेते हैं N m इंटू m अपॉन kg स्क्वायर, ये तो हमारा G हो गया, ठीक है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, न्यूटन इंटू मीटर बच्चों ये क्या होता है एनर्जी होता है, तो G बाय एनर्जी कितना हो गया, मीटर ऊपर बचा है, किलोग्राम स्क्वायर नीचे बच गया। हमें E बाय G चाहिए, तो बच्चों E बाय G अपने पास हो गया किलोग्राम स्क्वायर अपॉन मीटर। इसका मतलब ये हो गया m2L-1 T0, ठीक है। तो m2L-1 T0 किस में है, m2L-1 T0 इस सेकेंड ऑप्शन में है। सो आंसर इज सेकेंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। फिर से मिलान आ गया, गैस के अणुओं की वर्ग माध्य मूल चाल, मतलब किसके बारे में बात कर रहा है VRMS की बात कर रहे हैं। VRMS का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है √3RT अपॉन m होता है, ये हम सभी जानते हैं, तो इसका तो ये मैच कर गया सीधा, ठीक है। एक अणु की जो गतिज ऊर्जा होती है एक अणु की वो 3/2 kT बच्चों होती है, तो ये 3/2 kT एनर्जी हो गया, सीधा ही मैच कर गया, ठीक है। इसका मतलब एक का तो क्या होना चाहिए Q, ओके इसमें इन दोनों में ही है, तो 3 और 4 में से हमें एक चेक करना होगा, है ना। उसके बाद देखते हैं हमारा C किससे मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है S से, तो इसमें देखो C किससे मैच कर रहा है, दोनों में ही S है, हमारी किस्मत खराब है। इसका मतलब एक द्विपरमाणु गैस के एक अणु की कुल आंतरिक ऊर्जा, द्विपरमाणु गैस के लिए बच्चों जो हमारा जो F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम वो कितना होता है बच्चों 5 होता है, तो इसका हो जाएगा 5/2 RT, ठीक है ना। तो 5/2 RT, तो D के लिए मैच करेगा हमारा R, तो D का मैच करेगा हमारा R, तो हमारा इन दोनों से एक चेक करना था और D मैच कर रहा है अपना R, तो इसका सीधा दिख रहा है हमारा आंसर कौन सा हो गया 4th वाला। एक बार चेक कर लो, A का Q था, A का बिल्कुल Q था, B का हम चेक करते हैं अभी, और C का बच्चों देखो C का क्या था, C का S था, बिल्कुल करेक्ट है। D का हमारा कितना है R, तो D का कितना हो गया R, सो आंसर इज 4th। हमने इसको मैच बच्चों नहीं करा है, वैसे हम चाहे तो इसको भी मैच करवा सकते हैं। आदर्श गैस की तरफ लगाया गया जो दाब होता है बच्चों, दाब हम कैसे लिखते हैं P = 1/3 रो इंटू VRMS का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं मास अपॉन वॉल्यूम इंटू VRMS का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद लिख सकते हैं P = 1/3, ये स्मॉल m किसका बच्चों, ये टोटल मास ऑफ द गैस है। एक अणु का मास मान लीजिए अगर बच्चों कितना है स्मॉल m है, तो n अणुओं का मास कितना हो जाएगा n, ये हो गया अपॉन क्या हो गया V, और ये हो गया VRMS का स्क्वायर। एकांक आयतन में अणुओं की संख्या बच्चों ये होती है n/v, इसको मैं n मान रखा है मैंने, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/3 mn VRMS का स्क्वायर, 1/3 n m VRMS का स्क्वायर। बी वाले का चेक हो गया हमारा, ये आ गया आंसर अपना P,
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ए का नहीं है, ए का तो हमने फिक्स कर रखा था, ये √3 RT बयान था। बी वाला गैस के द्वारा लगाया गया जो दाब था वो कितना है 1/3, इसका मतलब बी का क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए, तो हमारा बी का वैसे भी पी आ रहा था, देखो, ठीक है, तो आंसर इसका हो गया 4th। आगे बढ़े बच्चों हम लोग, अगला है ए और बी पर विचार करते हैं थोड़ा सा और उनके सही उत्तर की पहचान भी बच्चों करते हैं। वोल्टा नियामक के रूप में उपयोग किए जाने वाले जीनर डायोड, फर्स्ट दिशिक बायस का मतलब क्या होता है, रिवर्स बायस, और ये है हमारा जीनर डायोड। जीनर वोल्टा नियामक का मतलब होता है वोल्टेज रेगुलेटर, ये रहा वोल्टेज रेगुलेटर, देखिए, तो वोल्टेज रेगुलेटर की तरह जब भी हम जीनर डायोड को बच्चों यूज करेंगे, हमेशा कैसे यूज किया जाता है, रिवर्स बायस में ही एक्चुअल में यूज किया जाता है। सो फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट है हमारा, ठीक है। बी ऑप्शन देखते हैं, पीएन संधि का रोधिका विभव 0.1 वोल्ट से 0.3 वोल्ट, रोधिका विभव का मतलब पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर बच्चों क्या होता है, सिलिकॉन के लिए तो होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए बच्चों होता है 0.3 वोल्ट, जबकि रेंज इसने कितनी बोली है 0.1 से 0.3, जो कि एक्चुअल में कितनी होती है 0.3 से 0.7 के बीच होती है। सो बी वाला ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, तो ओनली ए इज करेक्ट, ए केवल सही है और बी बच्चों क्या है हमारा गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जब किसी तार का व्यास मापने के लिए स्क्रू गेज का यूज करते हैं तो निम्नलिखित पाठ्यांक देता है। इसमें स्क्रू गेज में जानते हैं आप एक मुख्य पैमाना बच्चों होता है ना, मुख्य पैमाने का जो पाठ्यांक है वो फिलहाल कितना है 0 mm। ये इस बात को दर्शाता है कि एरर बच्चों इसके अंदर नहीं है, ठीक है। वृत्तीय पैमाने का जो पाठ्यांक है वो कितना है 52 भाग है, ठीक है। उसके बाद पूछा गया मुख्य पैमाने पर 1 mm जो है वो कितने में डिवाइड होता है 100 में। आप जानते हैं इसमें एक तो स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट स्केल होता है, इसको मुख्य पैमाना बोलते हैं स्क्रू गेज में, और इसके अलावा एक होता है वृत्तीय पैमाना। इसका मतलब वृत्तीय पैमाना को पूरा एक साइकिल 100 भाग में घुमा दूं तब जाकर के ये जो मेन अपना स्केल होता है उसमें एक खाना बच्चों वो आगे बढ़ता है, ठीक है। वही बता रहा है आपको कि एक भाग का जो वैल्यू है 1 mm है और वो कितने भागों में डिवाइड है 100 भागों में डिवाइड है। तो तार का वास्तव में जो व्यास होगा बच्चों वो क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। तो व्यास की हम सही रीडिंग अगर बच्चों देखें तो क्या होता है, एक तो होता है मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। मेन स्केल की रीडिंग बच्चों की दे रखी है, आपको 0 दे रखी है, तो यहाँ तो 0 लिख देते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। और वृत्तीय भाग का जो पाठ्यांक कितना है 52 भाग है, ये 52 भाग है। एक भाग का जो वैल्यू होता है वो बच्चों कितना है 52 भाग है बच्चों, याद रखिएगा। एक भाग का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 1 mm अपॉन 100, क्योंकि 1 mm कितने भागों में बटा है 100 भागों में बटा है, तो 1/100 जो है वो क्या है एक भाग, वृत्ति में एक भाग का वैल्यू है। क्लियर, हमारे पास कितने भाग है 52 भाग है, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 1 mm अपॉन 100 हो जाएगा। तो व्यास बच्चों जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 0.52 mm। देखते हैं 0.52 mm है नहीं है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करें 10 से डिवाइड करके, ये हमारा 0.052 सेंटीमीटर हो गया। सो आंसर इज फर्स्ट। ओके बच्चों आगे बढ़े, नेक्स्ट में चलते हैं। हमको बच्चों क्या दे रखा है, एक L दे रखा है, एक C दे रखा है, एक R दे रखा है। थोड़ा इनकी भी देख ले, है ना, इंग्लिश मीडियम वालों की भी। ये L आपको दे रखा है, C दे रखा है और एक R दे रखा है। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 40 वोल्ट है। इसके अक्रॉस बच्चों कितना है वो वोल्टेज है 10 वोल्ट और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो कितना है 40 वोल्ट है ना। हम लोग डायग्राम बच्चों ऐसे बनाते हैं, अगर आपको याद हो तो LCR सर्किट में ये हमारा होता है VR, ये होता है VL और ये होता है हमारा VC। VL मतलब L के सिरों पर कितना विभवांतर है और जो VC है वो कैपेसिटर के अक्रॉस कितना विभवांतर है। VR क्या है, R के सिरों पर विभवांतर की वैल्यू है। L के सिरों पर कितना है बच्चों, देखो ये है 40 वोल्ट, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 40 वोल्ट। C के अक्रॉस बच्चों कितना है, वो है कितना 10 वोल्ट और R के अक्रॉस बच्चों कितना है वो है 40 वोल्ट। तो ये 40 और ये 30 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऊपर की तरफ कितना आ जाएगा 30 और इधर कितना है 40। 30 और 40 का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा बच्चों 50 वोल्ट आ जाएगा। ये अपन जानते हैं कि 3 और 4 का रिजल्ट कैसे निकालेंगे अपन, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 5, इसलिए 30 और 40 का रिजल्ट कितना हो जाएगा 50 वोल्ट। इसका मतलब इसके सिरों पर टोटल वोल्टेज यहाँ पर कितना आएगा, वो आएगा हमारे पास में 50 वोल्ट, बट वो VRMS वैल्यू आएगी बच्चों, याद रखना। देख लेते हैं क्या पूछा है इसमें। इससे पूछा है एल्शिया श्रेणी परिपथ से प्रवाहित होने वाली धारा का आयाम अगर इतना है तो बाधा प्रतिबाधा क्या होगी। प्रतिबाधा Z बच्चों कैसे लिखते हैं हम लोग V/I है, लेकिन बच्चों याद रखना ये धारा का आयाम है, इसका मतलब ये I0 वैल्यू है। मुझे RMS वैल्यू अगर निकालनी है तो √2 से क्या कर दूं बच्चों में डिवाइड कर दूं, 10 एम्पियर क्या आएगा हमारे पास में RMS वैल्यू आएगी। तो यहां पर बच्चों रख देते हैं RMS वैल्यू कितनी है
करंट की कितनी है, और आरएमएस वैल्यू वोल्टेज की बच्चों मेरे पास में आई वो कितना है, 50 वोल्ट है। तो जेड बराबर बच्चों कितना आ गया, 5 ओम आंसर आ गया हमारा। सो आंसर इज फर्स्ट। ठीक है, अगले सवाल बच्चों हम लोग आते हैं। एक हमको एक सर्किट बच्चों दिखाया गया है, इसमें ए बी के बीच में संयोजन की समतुल्य धारिता पूछा गया है। ए बी के सिरों पर कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं, 2-3, और में ए और बी के सिरों पर हमें पूछा है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बच्चों पूछा गया है। ओके, देखते हैं। देखो यहां बच्चों कितना है, बी वाला पॉइंट है, तो यहां कितना होगा, ये भी बी होगा, यहां भी कितना होगा, बी होगा। इसका मतलब बी यहां पर भी है और बी यहां पर भी है। इसका मगर बी यहां पर है, बी यहां पर, इसका मतलब जो पोटेंशियल यहां है वही पोटेंशियल या विभव यहां पर होगा। जब कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स पर बच्चों विभव बराबर है, मतलब विभवांतर कितना हो गया, 0 हो गया। विभवांतर 0 होगा तो बच्चों ये कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, और जब ये कैपेसिटर चार्ज नहीं होगा तो हमारे किसी काम का नहीं है। इसलिए ए और ये बी बिंदु के बीच में एक कैपेसिटर सी है, वैसे ए और बी बिंदु के बीच में यहां भी एक कैपेसिटर सी है। इसका मतलब ए बी के सिरों पर 2 कैपेसिटर किसमें लगे हुए बच्चों, 2 संधारित्र पैरेलल कॉम्बिनेशन में, समांतर संयोजन में है। इसलिए इनका आंसर हो जाएगा 2C, जो आंसर हो जाएगा हमारा 3rd। ओके, चलिए अगले सवाल पर आते हैं। एक 240 द्रव्यमान संख्या वाला एक बच्चों नाभिक है, 240 न्यूक्लियाई नंबर वाला बच्चों हमारे पास क्या एक न्यूक्लियस है, और वो 2 इक्वल पार्ट्स में टूट गया, 2 इक्वल पार्ट्स में टूट गया। दोनों के जो न्यूक्लियर नंबर है, मास नंबर है, वो कितना है, 120 है। तो ये 120 वाले में 2 टुकड़ों में ये टूट जाता है। मूल नाभिक मतलब एक क्वेश्चन पहले कैसे लिख लेते हैं अपन, ये 240 है, कैसे टूट गया बच्चों, ये ऐसे टूट गया है ना। मूल नाभिक, मूल नाभिक मतलब इसकी बात कर रहा है वो, कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा बच्चों कितनी है, 7.6। इसमें एक न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा 7.6 है, तो 240 न्यूक्लियाई की बंधन ऊर्जा बच्चों इतनी हो जाएगी। ठीक है, यहां तो हमने निकाल लिया। अब यहां देख लेते हैं, यहां कितना होगा बोलो, 120 इंटू यहां पर पुत्री नाभिक, पुत्री नाभिक मतलब डॉटर न्यूक्लियाई, और डॉटर न्यूक्लियाई का मतलब है जो लास्ट में जाकर ब्रेक होने के बाद में बनते हैं। तो बाद में कैसे बने, 120 वाले बने। तो इसमें 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी प्रति न्यूक्लियन है। तो यहाँ 120 है तो उसको 8.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट ऐसे न्यूक्लियर बच्चों कितने हैं हमारे पास में, 2 हैं। ठीक है, इसकी एनर्जी बच्चों देख लेते हैं और इसकी एनर्जी देख लेते हैं, दोनों का हम क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस निकाल के एक बार मल्टीप्लाई बच्चों कर लेते हैं। ठीक है, चलिए 240 इंटू 7.6, ये हमारा आया 1824 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इधर देख लेते हैं, ये हमारे पास में आ गया 120 इंटू ये 240 इंटू 8.5, 8.5, तो ये हो गया 2040 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसमें से माइनस कर देते हैं हम, ये हो जाएगा हमारा 2040 माइनस 1824, ये आया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर बच्चों बैंडिंग एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और यहाँ बैंडिंग एनर्जी बच्चों क्या रहती है, कम रहती है। इस हिसाब से हमने क्या किया, इसमें से इसको माइनस करके देख लिया, तो 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी आई। इतनी ही ऊर्जा में देखो क्या हो गया बच्चों, वृद्धि हो गई। सो हमारा आंसर हो गया 216 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके बच्चों, नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। 26 के बाद अगला सवाल बच्चों है, आर त्रिज्या के मोटी धारावाही केबल है, केबल मतलब वायर है, जैसे ये रहा वायर, ऐसा वायर है। ठीक है, चलिए, में धारा आई एक समान रूप से अपने अनुप्रस्थ काट पर वितरित है। इसका मतलब वायर कैसा बच्चों, मोटा है, अंदर से सॉलिड भी है। ठीक है, केबल के अक्ष से आर दूरी पर केबल के कारण चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन को पूछा गया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये बच्चों एक वायर है और ये उसकी क्या है, एक्सिस है। ठीक है, अंदर अगर मान लीजिए करंट कितना जा रहा है, इसमें आई जा रहा है टोटल, तो इसमें एक्सिस से सेंटर से आर डिस्टेंस पर इनसाइड द वायर बी बच्चों कैसे देते हैं, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इनसाइड होता है। ठीक है, सरफेस पर बच्चों कैसे लिख देते हैं हम, सरफेस पर लिख देंगे म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और आउटसाइड बच्चों आप जानते हैं फॉर्मूला कितना आता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई
स्मॉल r हो जाता है। तो बाहर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, लेकिन अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो जैसे यहाँ से यहाँ चलेंगे, पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल से बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बढ़ रहा है और सरफेस पर जाके क्या हो गया बच्चों, मैक्सिमम। बाहर जाएंगे तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r के साथ डिक्रीज होगा। सो आंसर इज 4th हो जाएगा। इसमें तो फॉर्मूला बच्चों अगर आपको याद है तो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके ठीक है। 28 पर बच्चों आते हैं, एक प्रिज्म दे रखा है इसमें। प्रिज्म में हमारा एक निर्गत कोण है। निर्गत कोण का मतलब बच्चों कौन सा होता है, एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस है। इसके कांच का अपवर्तनांक आपको कितना रखा है, √3 दे रखा है। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास कितना है, √3 है। हमें बच्चों पूछा है निर्गत कोण मतलब स्मॉल ई का वैल्यू पूछा गया। तो इसी रे को बच्चों आगे बढ़ाते हैं, पहले ये आगे बढ़ा दिया हमने। ये एंगल बच्चों कितना है, 60 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 30। यहां मैं नॉर्मल ट्रेस कर दूं, नॉर्मल ये हो गया। ये 60 है, ये 90 है, सॉरी ये 30 है, ये 90 है, तो ये कितना हो गया 60। ये 60 है तो ये कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया। ठीक है, अब रे बाहर ऐसे निकल जाएगी। हमको ये वाला एंगल पता करना है। तो देखते हैं, हम लोग लगाते हैं स्नेल लॉ। स्नेल लॉ कैसे लगाएंगे, देखो अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना है, वो है √3 अंदर, और यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 30, तो ये हो जाएगा sin 30। बाहर आ गए हम, बाहर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है, 1 है, और एंगल कितना है E, तो ये हो जाएगा sin E। तो sin E बच्चों हम लोग लिख लेंगे √3, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, हाफ। तो sin E आ गया, इसका मतलब बच्चों E कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। सो आंसर इज 60 डिग्री। ठीक है, आसानी है। ठीक है, अगले पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसका वेवलेंथ कितना बच्चों दे रखा है, लैम्डा है। किसी फोटो सेंसिटिव सरफेस पर गिरता है जिसका वर्क फंक्शन बच्चों कितना है, नेग्लिजिबल है, नगण्य है। मोमेंटम पूछा है निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो यहां बोला गया है लैम्डा तरंग धैर्य की विद्युत चुंबकीय तरंग जो है जिसका ऐसी सरफेस पर बच्चों की गिरती है जिसका कार्यफल बच्चों कैसा है, लगभग 0 है, उस पर गिरती है। निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का हमें पूछा गया है संवेग। ठीक है, चलिए संवेग के बारे में हम लोग बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों यहां से देख लेते हैं हम लोग कि गिरने वाले फोटोन जो है उसकी एनर्जी क्या है। तो उसकी एनर्जी बच्चों कितनी है, hc/λ है। यही hc/λ बच्चों निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी को बच्चों हम लिखते कैसे हैं, p²/2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया hc/λ। समझ गए बच्चों। वैसे मुझे क्या लिखना चाहिए, hc/λ लिखना तो मुझे ये चाहिए, hc/λ बराबर वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, पर ये क्या है, नगण्य है। तो hc/λ बराबर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा। और किसी भी कण की जो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम होता है उसमें रिलेशन ये होता है, काइनेटिक एनर्जी बराबर p²/2m। तो बच्चों p यहां पर कितना आ जाएगा, h2hcm/λ, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा। देखते हैं ऐसा वैल्यू किसी में है 2mch/λ√, 2mch/λ√। ठीक है, तो ये अपना आंसर हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं बच्चों क्वेश्चन 30 में। m द्रव्यमान r त्रिज्या की एक वृत्ताकार वलय है, रिंग है मतलब, 90 डिग्री के संगत एक चाप को इसमें हटा दिया जाता है। वलय के केंद्र से गुजरने वाली और वलय के तल के लंबवत एक अक्ष के सापेक्ष वलय के शेष भाग का जड़ता गुण mr² का k गुना है। तो k का मान क्या होगा बच्चों, क्लू लाके पूछा गया है। इंग्लिश वाले बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा। एक बच्चों रिंग है जिसका मास क्या है, m है, हमने ये सेक्शन इसमें से हटा दिया। ठीक है, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो ऐसा आया कि नहीं आया, देखो ये हमारा मास केवल बचा हुआ है। ये मास कितना है, 3m/4, क्योंकि टोटल मास बच्चों किधर रखा है एक बार देख लेते हैं। सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r and r corresponding to 90 सेक्टर इज रिमूव। ठीक है, तो इस पूरा का मास कितना था, m था, और इसमें से m/4 बच्चों मैंने हटा दिया। अब मेरे को बोला गया है इस अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण। रिंग का वैसे इस अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण बच्चों होता कितना है, वो होता है mr², अगर मास m है तो, लेकिन मास यहाँ कितना है, 3m/4 है, तो 3m/4r² इस अक्ष के सापेक्ष जड़ता गुण का। ये बोल रहा है ये mr² का k टाइम्स है, तो यहां लिख देते हैं mr² का बच्चों k टाइम्स। तो ये mr² से mr² कट गया, k की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई,
3/4 हमारे पास वैल्यू आ गई। सो आंसर कौन सा हो गया हमारा बच्चों? सेकंड हो गया। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है, ये 220 वोल्ट हमें मेन सप्लाई दे रखी है और ट्रांसफार्मर बच्चों कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। इससे मुझे बच्चों एक बल्ब जलाना है और उस बल्ब पर वोल्टेज कितना है? 11 वोल्ट है और इसका जो वाटेज है, पावर है, वो कितना है? 44 वाट है। अब चाहिए ट्रांसफार्मर बच्चों आपको दे रखा है। अब चाहिए ट्रांसफार्मर बच्चों ये रहा। प्राइमरी में क्या होते हैं? टर्न्स ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी में टर्न्स क्या होते हैं? कम। यहाँ बच्चों एक बल्ब लगा हुआ है, 11 वोल्ट मांगता है और 44 वाट की पावर आपको देता है। यहाँ जो वोल्टेज लगा हुआ है वो कितना है? 240 वोल्ट है। ठीक है, इसमें बच्चों पूछा गया है, अच्छा इस वोल्टेज से, इस सप्लाई से मुझे ये बल्ब जलाना है, इसीलिए हमने क्या लगाया? अपचाई ट्रांसफार्मर या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा रखा। हमें पूछा क्या गया बच्चों? कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। हमें पूछा है प्राइमरी सर्किट में बच्चों करंट की वैल्यू क्या होगी, मतलब मुझे इस सर्किट में करंट की वैल्यू बच्चों चाहिए है। ठीक है, तो यहां पर सीधा हम एक काम कर लेते हैं। पावर बच्चों क्या है? आउटपुट में 44 वाट है। इसको बच्चों में कैसे रख दूं? V इंटू आई। सेकेंडरी के अंदर बच्चों में करंट निकाल लूंगा पहले। ये 44/11 ये कितना हो गया बच्चों? 4 एम्पियर करंट तो सेकेंडरी में आ गया। ओके, अब हमें किस में चाहिए? इस वाले सर्किट में चाहिए। तो यहां पर हम लोग क्या लगाते हैं? ये क्वेश्चन लगा देते हैं। देखो, ES EP IP IS। वोल्टेज बच्चों यहां से यहां जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो यहां से यहां जाएंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी। तो 4 एम्पीयर तो करंट यहां पर क्या आना है? कम ही आना, ये तो पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि यहां वोल्टेज कम हो गया तो करंट एक्चुअली में बढ़ गया होगा। ठीक है, यहां देखिए आप, ES वोल्टेज सेकेंडरी पर बच्चों कितना है? सेकेंडरी पर वोल्टेज कितना है? 11 वोल्ट ये है। प्राइमरी पर वोल्टेज कितना दे रखा है आपको? 220 वोल्ट दे रखा है। आई एम सॉरी, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम लोग। ये लीजिए, ये हो जाएगा 220 वोल्ट है। आई एम सॉरी, 220 वोल्ट बच्चों दे रखा है ना। चलिए, तो यहां पर लिख लिया हमने 220। आईपी हमको पता करना है। सेकेंडरी में करंट की वैल्यू कितनी है बच्चों? हमारे पास 4 आ गई। ठीक है, तो यहां से हम लोग पता कर लेते हैं। ये कितना हो गया बच्चों? यहां से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 20 है ना, और ये हो जाएगा 5 से काट देते हैं। तो आईपी की जो वैल्यू होगी 1/5, 1/5 का मतलब 0.2 एम्पियर करंट आएगा। देखते हैं ऑप्शन है 0.2, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ओके बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 200 सेंटीमीटर लंबाई और 500 ग्राम द्रव्यमान की एक समान छड़ है और 40 सेंटीमीटर के चिन्ह पर रखे कीलक पर संतुलित है। इसका द्रव्यमान बच्चों कितना है? 500 ग्राम है ना। 2 किलोग्राम के एक द्रव्यमान को छड़ से 20 सेंटीमीटर लटकाया गया, ये लटका दिया। एक एम को भी लटका दिया गया यहाँ से 160 सेंटीमीटर। पूरा सिस्टम बच्चों बैलेंस है और एम का मान हमें पता करना है और पूरा सिस्टम किसमें बच्चों? साम्यावस्था में है। ऐसा कहते हैं कि इक्विलिब्रियम पे है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम सच दैट रॉड इज इन इक्विलिब्रियम। ओके बच्चों, देखते हैं। इसका मास बच्चों पूरा क्या है? कितने सेंटीमीटर की बच्चों? 200 सेंटीमीटर के है। तो इसका मतलब यहाँ से 100 सेंटीमीटर पर इस जगह पर इस छड़ का द्रव्यमान होगा, वो कितना है? 500 ग्राम। तो ये हो गया हमारा 0.5 G यहाँ लग गया। ठीक है, यहाँ पर एक कीलक लगा हुआ है बच्चों, ये अपना क्या लगा देगा? एक नॉर्मल लगा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों में क्या करना, क्या है? इसको साम्यावस्था में रखना है। तो टॉर्क बच्चों क्या करते हैं? बैलेंस कर लेते हैं। देखो बच्चों का टॉर्क अगर बैलेंस है तो आप चाहे इसके अबाउट सभी फोर्सेस का आप टॉर्क बैलेंस कर लो। मतलब जैसे यहाँ पर कितना लगा है? यहाँ पर लग गया 2G, यहाँ पर लग गया mg, ये लीजिए। ठीक है, तो इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस का आप टॉर्क बैलेंस कर लीजिए, या फिर इस पॉइंट के बाद सारे बलों का बलागुण क्या कर लीजिए? बैलेंस कर लीजिए। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट के अबाउट सारे फोर्सेस को से बनने वाला जो टॉर्क होगा, ये बलागुण होगा, उसको बच्चों में बैलेंस कर देता हूं। ठीक है, तो इसके अबाउट बच्चों चलते हैं अपन। ठीक है, तो ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी? देखो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? 100 सेंटीमीटर की। टोटल ही कितनी है? 200 है। यहां से लेके यहां तक कवर कितना कर चुके हैं आप? 40 कर चुके हो। तो इसका मतलब ये डिस्टेंस बच्चों कितनी हो गई? ये हो गई हमारी 60 सेंटीमीटर। क्लियर बात? चलो स्टार्ट करते हैं। इस पॉइंट के अबाउट
इस पॉइंट के अबाउट इसका टॉर्क बच्चों देखें किधर आएगा टॉर्क, पहले तो ये देखना पड़ेगा आपको। तो ये वाला जो फोर्स होगा उसको ऐसे घुमाने की, मतलब ये इस फोर्स के अकॉर्डिंग जो टॉर्क बनेगा उसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। ऐसे बच्चों ये होगा तो ये ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा इस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। और ये जो mg होगा रॉड का, वो इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। तो मैं क्या करता हूं, दोनों का टॉर्क निकाल के ऐड करके इस टॉर्क के बराबर कर दूंगा। तो पहले इसका टॉर्क देख लें, वो कितना आएगा बच्चों, देखो ध्यान से 2g। ओके, डिस्टेंस यहां से कितनी है, ये है 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो ये 20 सेंटीमीटर, ये लंबा दूरी हो गई, तुम्हारा क्या हो गया बला गुण। सेंटीमीटर में रहने दो बच्चों, वैसे ही टॉर्क को बैलेंस करना है तो सेंटीमीटर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो एक ये वाला जो टॉर्क होगा किसको बैलेंस करेगा, एक इसको बैलेंस करेगा, इसको बैलेंस करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग देखो बच्चों कितना है 0.5g इंटू ये डिस्टेंस कितनी हो गई 60, तो ये हो गया 60, ठीक है। प्लस इसका भी टॉर्क देखते हैं, ये हो जाएगा mg इंटू इसकी डिस्टेंस बच्चों यहां से लेकर के देखिएगा इस जगह से लेकर के इस जगह तक की डिस्टेंस कितनी है, ये 40 हो गया, यहां से यहां 160 है, तो बच्चों ये कितना बच गया 120 बच गया। तो यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं 120 से, जी बच्चों कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ, ठीक है। और यहां कितना बच जाएगा 40 बराबर, यहां देखते हैं जी साफ हो चुका है, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा 30, ये हो गया 30, प्लस यहां कितना हो जाएगा 120 इंटू एम हो जाएगा। इसको इधर ले आऊं बच्चों तो कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 120, ये हो जाएगा m, तो m बच्चों कितना हो जाएगा 1/12 kg हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया बच्चों अपना, फर्स्ट हो गया। क्लियर बच्चों, तो बैलेंस ही करना है टॉर्क और कुछ नहीं करना है। ओके, आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। एक कण है बच्चों, उसका जो ताक्षणिक वेग है, ताक्षणिक मतलब इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी है ना, उसका ताक्षणिक वेग और ताक्षणिक चाल मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड के परिमाण का अनुपात पूछा है। कहने का मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड का रेशो उसमें पूछा गया। हम जानते हैं बच्चों किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी कण का जो इंस्टेंट वेलोसिटी या ताक्षणिक वेग होता है वो ताक्षणिक चाल के बराबर ही होता है किसी भी इंस्टेंट पर, ठीक है। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं किसी भी इंस्टेंट पर, ये तो हो गया बच्चों वेग, और ये मान लीजिए अपना बोल देते हैं इसको वेग हो गया, और ये किसी भी इंस्टेंट पर ये हो गया हमारा चाल। इसका अनुपात सदैव कितना आएगा बच्चों 1 ही आएगा, क्योंकि दोनों क्या रहते हैं किसी भी इंस्टेंट पर बराबर ही होते हैं। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं बच्चों। एक असमान अनुप्रस्थ काट की एक क्षैतिज नली है जिसमें जल बह रहा है, ठीक है। वाटर इज फ्लोइंग थ्रू हॉरिजॉन्टल ट्यूब, नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया या उसका जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो लगातार बच्चों टाइम के साथ चेंज हो रहा है, मतलब डिस्टेंस के साथ चेंज हो रहा है। कहीं पतली है तो कहीं मतलब कहीं नैरो है तो कहीं वाइड है, ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ स्मॉलेस्ट क्रॉस सेक्शन इन द ट्यूब, मतलब जल के मतलब जल नली में सबसे छोटे अनुप्रस्थ काट के बिंदु पर आपसे कुछ पूछना चाहता है। तो मैं ऐसे बना लेता हूं बच्चों, देखो इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल लगातार बच्चों क्या हो रहा है, ये ऐसे बदल रहा है, बदल गया। आपसे पूछा है नली में सबसे छोटे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, मतलब यहां की बात कर रहे हैं, ठीक है। और यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ज्यादा है। यहां पर बच्चों वेग मान लेता हूं मैं लिक्विड का v1 है, यहां पर लिक्विड का वेग या जो द्रव है उसका जो वेग है वो कितना है, यहां पर v1 है, यहां पर क्या है v2। हम जानते हैं बच्चों कि सातत्य समीकरण बच्चों क्या कहती है, av बराबर कांस्टेंट अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वेग के बच्चों क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब यहां देखिए वेलोसिटी क्या है, कम है, इसका मतलब यहां पर क्या रहेगा, सॉरी यहां पर एरिया क्या है, कम है, तो यहां वेलोसिटी बच्चों क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो मैं v2 इज ग्रेटर देन v1 कह सकता हूं, ठीक है, क्योंकि उल्टा होना है एक दूसरे के। तो यहां पर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम है तो वेलोसिटी क्या रहेगी, ज्यादा, तो v2 इज ग्रेटर देन v1 हो गया, राइट। अब बात करते हैं हम लोग प्रेशर के बारे में। तो ये हॉरिजॉन्टल है तो यहां पर हम ये क्वेश्चन लगा सकते हैं, यहां पर P1 हो गया हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर, यहां प्रेशर कितना हो गया P2 हो गया, और ये हो गया रो v2 स्क्वायर। मतलब यहां पर दाब की जो एकांक आयतन की ऊर्जा है लिक्विड की दाब के कारण वो हो गई, ये क्या है हमारे एकांक आयतन की गतिज ऊर्जा है यहां पर। क्लियर हो गई बात। तो इन दोनों का बच्चों क्या रहता है, P प्लस हाफ रो v स्क्वायर का जो योग है बच्चों वो हमेशा क्या रखना है आपको, इसका मतलब
कांस्टेंट रखना है। इसका मतलब बच्चों ये रहा कि जहां पर ये वैल्यू बच्चों क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, वहां पर इस वैल्यू का कम होना जरूरी है, वरना योग नियत कैसा रहेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू कहां पर ज्यादा है, ये वैल्यू यहां पर ज्यादा है। जहां पर बच्चों क्या रहेगा, वेग ज्यादा रहेगा, वहां पर प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। इसका मतलब यहां प्रेशर क्या है, कम है, और यहां प्रेशर क्या है, ज्यादा है। क्लियर। तो वो पूछ रहा है जहां पर क्षेत्रफल कम है, तो जहां क्षेत्रफल बच्चों कम है वहां वेग तो बच्चों क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो नली में सबसे छोटे अनुप्रस्थ काट के बिंदु पर जल की चाल ज्यादा होगी और प्रेशर क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। तो अधिकतम चाल एवं न्यूनतम दाब होगा। सो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड। तो मैक्सिमम स्पीड रहेगी जहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या रहेगा, कम से कम रहेगा। और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम से कम रहेगा, जहां स्पीड बच्चों क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, स्पीड ज्यादा रहेगी, तो फिर ये प्रेशर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड और मिनिमम प्रेशर। ठीक है, तो आंसर इज 2। अगले बच्चों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समान द्रव्यमान m के दो समरूप गुट के P और Q है, ये रहे समान द्रव्यमान के। यहां से एक गुट का आ रहा है किसी भी वेग से, मान लीजिए बच्चों आ रहा है। ठीक है, धनात्मक अक्ष की ओर गतिशील तीसरा समरूप गुट का P से प्रत्यास्थ टक्कर करता है। मतलब कौन सी कोलिजन बच्चों करता है, इलास्टिकली कोलाइड करता है। ये v वेग से मान लीजिए आ रहा है और इससे जाकर के टकराता है। कौन सी कोलिजन बच्चों, इलास्टिकली, हम कह सकते हैं कि प्रत्यास्थ टक्कर होने वाली है। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रत्यास्थ टक्कर बच्चों जैसे ही करेंगे, ये क्या करेगा, टक्कर के बाद अपना खुद का वेग तो कितना कर लेगा, 0 कर लेगा, और वेग किसको दे जाएगा, इसको दे जाएगा। क्योंकि इलास्टिक कोलिजन में या प्रत्यास्थ टक्कर में बच्चों क्या होता है, अगर द्रव्यमान समान है तो वेलोसिटी आपस में मतलब एक्सचेंज हो जाती है। इसका वेग तो ये धारण कर लेगा और इसका वेग वही हो जाएगा जो इसका था, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसका वेग कितना है, v है, ये रेस्ट पर है, तो बाद में ये तो क्या हो जाएगा बच्चों, रेस्ट पर हो जाएगा। एक इस पे आ गया, टक्कर के बाद रेस्ट पर आ गया, और ये जो P ब्लॉक है जो कि किससे बंधा हुआ है, एक अन्य ब्लॉक से बंधा हुआ है। दोनों के द्रव्यमान क्या है, इसके भी बराबर है। इसको वेग कितना दे गया, टक्कर के बाद v दे गया। अब इस पूरे सिस्टम को अगर आप देखो ध्यान से, आप इस पूरे सिस्टम का जो संवेग कितना है बच्चों, m इंटू वी है कि नहीं है। और इस पूरे सिस्टम पर बाहर कोई फोर्स भी नहीं लग रहा है। ये जो स्प्रिंग का फोर्स लगेगा बच्चों कैसा है, आंतरिक बल है। इस पर फोर्स लगेगा, ये वाली स्प्रिंग जो होगी इस पर फोर्स लगाएगी अगर इस डायरेक्शन में, तो ये वाली स्प्रिंग इधर कैसे फोर्स लगाएगी, इधर। तो ये इंटरनल है। इंटरनल फोर्स या तो ऐसे होंगे या फिर ऐसे होंगे, तो ये इंटरनल है, बाह्य बल तो कोई है नहीं। जब बाह्य बल कोई नहीं होगा तो संवेग हमेशा क्या रहता है, सिस्टम का नियत रहता है बच्चों। तो इसका मतलब इसका संवेग पूरे सिस्टम क्या रहेगा, नियत। इस पूरा सिस्टम का संवेग जो mv है वो इधर रहेगा। इसका मतलब पूरे सिस्टम का जो द्रव्यमान केंद्र होगा इसी संवेग की दिशा में आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया है, P और Q का द्रव्यमान केंद्र, P और Q का जो सेंटर ऑफ मास है वो किधर चलेगा, वो प्लस एक्सिस की तरफ चलेगा, प्लस एक्स अक्ष की ओर गति बच्चों करेगा। ठीक है बच्चों, तो सिंपल है। आप देख सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के हिसाब से हमने पहले यहाँ पर लगा दिया मोमेंटम कंजर्वेशन, जो कोलिजन का हमारा कॉन्सेप्ट होता है, और उसके बाद में फिर हमने देखा कि पूरे सिस्टम का संवेग mv है तो mv ही रहेगा, पूरे सिस्टम आगे mv संवेग से बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे बच्चों इसका संवेग कम होता जाएगा, इसका संवेग बढ़ता जाएगा, पर दोनों का क्या रहेगा, नियत रहेगा, योग कितना रहेगा, mv के बराबर रहेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। एक कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स की जो समीकरण है बच्चों वो ये है, मतलब एक मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किसी कॉइल से रिलेटेड बच्चों कितना है, 3t² + 4t + 1 है। ठीक है, 5 फ्लक्स है। आपसे पूछा है t बराबर 2 सेकंड में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, t बराबर 2 सेकंड पर बच्चों इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, ये आपसे बच्चों पूछा गया। तो इंड्यूस ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल बच्चों हम लोग कैसे लिखते हैं, d∅dt लिखते हैं। ठीक है, मैं इसके केवल परिमाण की बच्चों बात कर रहा हूँ, मेरा माइनस में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है, जबकि हम जानते हैं कि लेंस के नियम के अनुसार यहाँ पर नेगेटिव आना चाहिए, पर सब में क्या केवल परिमाण की बात ही वो कर रहा है, इसलिए मैंने नेगेटिव नहीं लगाया। चलिए बच्चों इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा प्लस 4 हो जाएगा। ये हमारे इंड्यूस ईएमएफ या प्रेरित विद्युत वाहक बल की इक्वेशन बन गई। इसमें t बराबर 2 सेकंड रख दीजिए आप, तो ये t बराबर 2 सेकंड की बात करें तो ये हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 16 वोल्ट। सो आंसर इज फर्स्ट। सिंपल सवाल है बिल्कुल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आपको कुछ सेंटेंस बच्चों दिए गए, स्टेटमेंट्स दिए गए, इन स्टेटमेंट को देखना है हमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से गलत है। दो बिंदु द्रव्यमान निकाय की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक होती है। तो दो बिंदु द्रव्यमान है बच्चों, ये रहे m m, तो
यहाँ पर हम जो u लिखते हैं वो कैसे लिखते हैं, माइनस GM1M2, तो ये हो जाएगा R। इसका मतलब नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी आ रही है। समझ में? वो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी माइनस GM² कब आ रही है बच्चों, जब हमने इनफाइनाइट पर ये दोनों द्रव्यमान थे, उस समय सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी थी, उस समय जो निकाय की स्थिर ऊर्जा थी उसको 0 माना गया, तब R डिस्टेंस पर इस निकाय की स्थिर ऊर्जा माइनस GM² हो गई। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये सेंटेंस तो करेक्ट है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। गोलाकार कोश, इसका मतलब स्फेरिकल शेल की बच्चों बात कर रहे हैं। स्फेरिकल शेल के लिए कुछ कह रहा है, क्या कह रहा है, गुरुत्व विभव और कोश के केंद्र से R दूरी के बीच में जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, क्या सतत होता है? तो पहले गोलाकार कोश के लिए हम, गोलाकार कोश मतलब स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल के लिए बच्चों क्या करता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। तो ये है बच्चों हमारा शेल। शेल का मतलब सारा द्रव्यमान बच्चों कहां पर बसा हुआ है, इस परिधि पर बसा हुआ है। परिधि तो नहीं बोलेंगे, सरफेस हम बोल देंगे, सतह पर फैला हुआ है। ये द्रव्यमान हो गया बच्चों हमारा m। इसमें बच्चों क्या है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक या स्थिर वैद्युतों की हम लोग पढ़ते हैं उसकी तरह आप लोग सोच सकते हैं। सारा द्रव्यमान बच्चों जब यहां पर है तो इस जगह पर बताइएगा, यहां से इस केंद्र से इस जगह पर अगर मुझे मान लीजिए विभव पता करना हो तो सतह पर विभव कितना आएगा, हम लोग फॉर्मूला डिराइव नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा फर्क है। ये मान लीजिए हमारा रेडियस कितनी है, R है, ठीक है। और इसकी वजह से हम लोग अभी जानते हैं अच्छी तरीके से, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वैसे, आप जानते हैं कि गोलाकार कोश के हर बिंदु पर अंदर की तरफ विभव क्या रहता है बच्चों, हमेशा एक समान रहता है। इसका मतलब जो विभव बच्चों यहां होगा वही विभव यहां होगा। मतलब इसके गोलाकार कोश के अंदर इवन केंद्र पर भी विभव कितना होगा, GM/R ही होगा, जो कि सतह के बराबर है। इसका हर बिंदु पर अंदर विभव क्या रहता है बच्चों, एक समान रहेगा। कौन सा विभव, गुरुत्व विभव, बिल्कुल सही, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हम यहां से लेकर के यहां तक अगर चले तो विभव पहले क्या रहना है, नियत रहना है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखो ये है हमारा गुरुत्व विभव, ये है हमारा दूरी। हम कहां से चल रहे हैं बच्चों, केंद्र से चल रहे हैं, ठीक है। मैं फिलहाल बच्चों फिर से इस नेगेटिव को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव को नहीं मान रहा हूं। मुझे केवल ग्राफ का पैटर्न देखना है, ग्राफ देखना है, ग्राफ कैसा बन रहा है। नेगेटिव अगर मान लूंगा तो ग्राफ उल्टा चला जाएगा, बस फर्क ही है। मतलब ग्राफ इधर बनना होगा तो ग्राफ नीचे आ जाएगा। तो मेरा इंटरेस्ट अभी नेगेटिव में बच्चों नहीं है, मेरा इंटरेस्ट केवल ये देखने में ग्राफ का पैटर्न कैसा है, ठीक है। तो यहां से बच्चों यहां तक चलेंगे तो विभव कैसा है बच्चों, कांस्टेंट है। यहां तक आ गए हम सतह तक, ठीक है। और उसके बाद बाहर जाएंगे तो हम बाहर अगर लिखते हैं तो बाहर लिखेंगे माइनस GM/x। x क्या है, केंद्र से बाहर इस बिंदु की दूरी है। क्लियर है बात? तो जैसे जैसे बच्चों ये x बढ़ेगा विभव का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं बच्चों, मैं केवल मैग्नीट्यूड को देख के बात कर रहा हूं, माइनस कंसीडर नहीं कर रहा हूं। मेरे एक स्टेटमेंट में आप चाहो तो गलत साबित कर सकते हो मेरे को। जैसे मैंने अभी बोला x बढ़ेगा तो विभव क्या होगा, कम होगा, लेकिन नेगेटिव में कम हो रहा है मतलब बढ़ रहा है। लेकिन इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं नेगेटिव फिलहाल अभी कंसीडर नहीं कर रहा हूं, मैं केवल और केवल GM/x के अनुसार देख रहा हूं, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों क्या होगा, हम बाहर जाएंगे वैसे वैसे विभव कम होता जाएगा। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है। अगर ये ग्राफ भी बच्चों दे रखा हो और ये ग्राफ भी कभी दे रखा हो तो ये ग्राफ ज्यादा सही है, ये याद रखना, क्योंकि विभव किसमें होता है, नेगेटिव में होता है। इन दोनों में बोले कि इन दोनों में कौन सा करेक्ट, ये मोस्ट करेक्ट है। इसमें नेगेटिव सबको कंप्लीट ले चुका हूं मैं, इसमें मैंने नेगेटिव कंसीडर नहीं किया था। और वैसे जनरली क्या करता है बच्चों, यही ग्राफ देगा, नेगेटिव वाला ग्राफ नहीं देता, तो ये सही हो जाएगा। इसका मतलब एक बात तो करेक्ट है, कंटिन्यूस की बात कर रहा है, सतत की बात कर रहा है। सतत का मतलब कहीं भी ग्राफ बीच में टूटा तो नहीं है बच्चों, कहीं पर भी ग्राफ टूटा हुआ नहीं है। इसलिए बच्चों क्या है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटिन्यूस बोल सकते हैं। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा, जो कंडक्टर के लिए बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसे बनाते हो, कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखना कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो। पहले तो ग्राफ क्या रहता है, सेंटर से लेकर सरफेस तक इलेक्ट्रिक फील्ड या जो इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र है वो क्या रहता है, 0 रहता है। सरफेस पर जाके एकदम से बच्चों क्या होता है, मैक्सिमम, और फिर ऐसा होता है। तो इसका मतलब ग्राफ टूटा कि नहीं टूटा, यहां पर टूट गया, ये देखो 2 पॉइंट पर टूटा है। तो इसको बोलेंगे हम असतत। पर ऐसा ग्राफ तो नहीं है ना, यहाँ ग्राफ तो कंटिन्यूस है, इसलिए हमने क्या बोला, इस ग्राफ को सतत बोला है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पृथ्वी के कारण गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता ऊंचाई में वृद्धि के साथ बढ़ती है, ये गलत है बच्चों। जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ चलते हैं जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। हम लोग ऐसा पढ़ते हैं, जी का फॉर्मूला देखिए, GM/R²।
ये स्मॉल आर का है, सेंटर से डिस्टेंस है ना। तो जैसे जैसे क्या करेंगे हम जैसे जैसे सरफेस से बात कर रहा हूं बच्चों में, स्पेशली मैं सेंटेंस मैंने आपको बोला है केंद्र से नहीं बच्चों, सरफेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं अर्थ की सरफेस से ऊपर की तरफ चलूं तो ये दूरी क्या सरफेस से है, केंद्र से नहीं है, ठीक है। तो जैसे जैसे बच्चों में सरफेस से ऊपर की तरफ चलूंगा, ये बच्चों आर की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। आर की वैल्यू बढ़ेगी तो जी की वैल्यू कम होती चली जाएगी। तो सरफेस से हाइट पर जाते तो जी की वैल्यू कम होती है, और डेप्थ में जाते तो भी जी की वैल्यू कम ही होती है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाला जो सेंटेंस बच्चों होगा वो क्या हो गया, वह गलत हो गया। अब तीनों सेंटेंस में से देख लीजिए कौन सही है। ए और बी पूरे करेक्ट है, मस्त वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो केवल ए और बी करेक्ट है, सी तो आप जानते हैं गलत ही है। क्लियर बात। तो ए और बी दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की आध्य अवस्था, आध्य अवस्था का मतलब बच्चा होता है ग्राउंड स्टेट, जो हमने यहां पर लिख भी दिया है, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट में या आध्य अवस्था में इलेक्ट्रॉन की जो कुल ऊर्जा है वो ये होती है, ये हम भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं ना। फर्स्ट शेल के अंदर एनर्जी कितनी होती है, -13.6 अगर है तो। प्रथम उत्तेजित अवस्था में, प्रथम उत्तेजित अवस्था बच्चों कौन सी होती है, n बराबर 2, क्योंकि n बराबर 1 क्या होता है, ग्राउंड स्टेट। तो आपसे पूछा गया है ग्राउंड स्टेट में अगर एनर्जी ये है तो पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n बराबर 2 के अंदर एनर्जी क्या होगी। तो हम लोग पढ़ते हैं इस बात को, टोटल एनर्जी हम ऐसे लिखते हैं -13.6 अपॉन एन स्क्वायर। एन की वैल्यू बच्चों यहां पर कितना रख दो, 2 रख दो, तो ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये टोटल एनर्जी बच्चों याद रखेगा। हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है स्थितिज ऊर्जा पूछी है, याद रखना आप, स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा जो होगी या पोटेंशियल एनर्जी बच्चों जो होती है वो होती माइनस टोटल एनर्जी बच्चों जो भी है ना इनटू 2। अब ये माइनस हम यहां से हटा देते हैं क्योंकि टोटल एनर्जी खुद में ही किस में होती है, नेगेटिव में होती है। तो माइनस में यहां से हटा देता हूं, तो ये हमारा हो गया। चलिए, तो पोटेंशियल एनर्जी हम लिखेंगे 2 इंटू टोटल एनर्जी बच्चों कितनी है, -3.4, ये हो गया -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपसे पूछ रहा था वो, तो हमने एनर्जी निकाली, -6.8 एनर्जी हमारी आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। मुक्त रूप से गिरते एक पिंड के द्वारा पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा, देखते हैं। चलिए, यहां से एक पार्टिकल को आपने छोड़ दिया, यहां पर आया t बराबर 1 सेकंड में, यहां पर आया t बराबर 2 सेकंड में, यहां पर आया t बराबर 3 सेकंड में। इनिशियल वेलोसिटी या प्रारंभिक वेग बच्चों कितना है, 0 है। इस दूरी को बच्चों में कितना मान लेता हूं, x। तो बताओ ये x कितना होगा, आप बोलेंगे x बराबर हाफ g, t की वैल्यू कितनी है, 1 है, यहां से यहां तक, तो केवल g/2 हो गया। चलिए, अब यहां से लेके यहां तक की दूरी बताइए कितनी है, यहां से लेके यहां तक की दूरी वो कितनी है, हाफ g। टाइम यहां से 2 सेकंड है तो उसका स्क्वायर कर देंगे हम, तो कितना होगा बच्चों ये 2g। तो यहां से यहां तक 2g है, यहां से यहां तक कितना है, g/2 है, तो बच्चों ये कितना हो गया, 3g/2 हो गया। तो इसका मतलब ये दूरी अगर x है तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, देखो, मतलब ये दूरी यहां से यहां तक g/2 अगर है तो इसका 3 टाइम्स है ना ये दूरी। इसका मतलब इस दूरी में और इस दूरी में अनुपात कितना है, 1 और 3 का है। चाहो तो आगे भी आप देख लो, यहां से यहां तक अपन टोटल देखें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा हाफ g, 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास में 9। तो 9g/2 हो गया। 9g/2 में से मैं 2g को माइनस कर दूं तो 3 सेकंड में तय की गई दूरी आ जाएगी। तो 9g/2 का मतलब कितना होता है, ये होता है 4.5g। 4.5g में से 2 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 2.5g, मतलब 5g/2। तो जब g/2 को मैंने x बोला तो 3g/2 कितना हो गया, 3x हो गया। पहले x हो गया, ये डिस्टेंस कितनी है, दूसरे सेकंड में तय की गई दूरी कितनी है, g/2 का 3 गुना, तो ये हो जाएगा 3x। और इसमें देखो आप, यहां से लेकर यहां तक की दूरी है वो कितनी है, 5g/2, g/2 अपना कितना है, x है, तो इसका मतलब कितना हो गया, ये 5x। तो रेशियो 1, 3, 5 ये है। और आपको याद हो, ये आपको याद ही रखना है, ये अगर पता हो आपको। हर क्लास में टीचर जब भी पढ़ाता है इस टॉपिक को हमेशा वो कहते हैं कि इनको याद रखो, इससे क्वेश्चन हमारे जल्दी हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो आगे से याद रखेगा। चलिए, तो हमारा आंसर ये हो गया। आगे बच्चों बढ़ते हैं। एक लॉजिक गेट बच्चों आपको दिया गया है और उसमें आपसे पूछा गया है कि सारणी कौन सी बनेगी, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहां बच्चों कितना आएगा, देखो ये A है, ये B है, ये अपना और सॉरी नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट। तो नॉट गेट लगा हुआ है तो यहां कितना मिलेगा आपको, पहले तो कर दो मल्टीप्लाई,
उसके बाद लगा दो बार, जो कि नॉट लगा हुआ है। यहां चलते हैं, ये कितना बच्चों का बी है, यहां से कितना मिला ए बार, और ये कितना है हमारा बी। ये मल्टीप्लाई करेगा और मल्टीप्लाई करके क्या कर देता है, उसको उल्टा भी करेगा। तो इसका मतलब यहां से हो जाएगा ए बार डॉट बी, इस पूरे का क्या कर दिया आपने, बार कर दिया। अब यहां जाइए आप, इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो रिजल्ट मेरे पास में जो आया वो ए डॉट बी बार मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए यहां पर ये हो गया हमारे पास में ए बार डॉट बी, पूरे पर क्या लगा दिया मैंने, बार। यही मेरी इक्वेशन बनी। तो पहले इक्वेशन बना लिया करो, यही हमारा क्या है, सी है। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, चलिए। यहां से मुझे क्या मिला, ए, यहां से क्या मिला मुझे, बी। तो ये क्या किया, ए इंटू बी, मतलब ए डॉट बी करके बार कर दिया। तो ए डॉट बी करके बार कर दिया, ओके। यहां से मेरे पास में आया कितना, ए बार, यहां से कितना है बी, तो ये मल्टीप्लाई करेगा तो ए बार डॉट बी, ए बार डॉट बी। इसने क्या कर दिया, उसको नॉर का मतलब उल्टा कर दिया, नॉट लगा के ये कर दिया हमने। फिर दोनों को क्या कर रहा है, ये मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई करके सी बना लिया, राइट। अब इसकी भी टेबल चेक करनी है, करते हैं चेक। सबसे पहले दोनों पर क्या रख दो, 0 0 रखो। तो इसको बच्चों 0 रखूं, इसको 0 रखूं, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। 0 इंटू 0 कितना हो गया, 0 हो गया, पर उसका उल्टा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। यहाँ देखो 0 ये रहा, पर इसका उल्टा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1। ये कितना है 0, तो वैसे भी कितना हो गया, ये हमारे पास में 0 ही हो गया। 0 को उल्टा करोगे क्या आएगा, 1। तो 1 इंटू 1 कितना मिलना है आपको, 1 ही मिलना है। इसका 0 0 पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक तो ये हो गया 1, यहाँ भी आ रहा है, और एक यहाँ भी आ रहा है। इन दोनों में से मुझे एक चेक करना है आगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, इसमें डिफरेंस क्या है वो चेक कर लेते हैं। 0 1 इसको और चेक करना है हमें। तो चलते हैं 0 और 1 को बच्चों हम लोग चेक करेंगे। इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, तो सिमिलरिटी है, ओके। 1 0 ये चेक करते हैं बच्चों, ये 1 0 है यहाँ पर, 1 0 का यहाँ कितना रिजल्ट दे रहा है ये, तो ये चेक कर लेते हैं एक बार, चलिए। तो 1 दे दिया मैंने इसको, ए को, इसको दे दिया मैंने 0। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा अपने पास, 0 आएगा। 0 का उल्टा क्या बनेगा, 1 बनेगा, राइट है। अब यहां भी हमने क्या दे दिया, ए को 1 दिया, 1 का उल्टा करोगे 0 आएगा। ये वैसे भी क्या है, 0 है, तो पूरा कितना मिलना है यहाँ पर हमें, 0 मिलना है। लेकिन 0 का उल्टा क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो 1 इंटू 1 कितना मिला, 1 मिला, ठीक है। तो इसका मतलब आपको 1 ही मिलने वाला है। तो देख लिए 1 और 0 के अंदर हमें कहां पर 1 दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है। सो आंसर ये हो गया। क्लियर है बच्चों। तो मैंने किससे चेक किया है, पहले तो इन दोनों को 0 0 रख के चेक कर लिया। 0 0 1 किस में मिल रहा है, केवल इसमें मिल रहा है और इसमें मिल रहा है। फिर उसके बाद इन दोनों को सेलेक्ट किया, इनमें से एक है 0 1 0, 0 1 0 कॉमन है। मुझे 1 0 1 और 1 0 0 को चेक करना था, वो मैंने चेक कर लिया। सो मेरा आंसर कितना आ गया, फर्स्ट आ गया। क्लियर बच्चों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। दो बच्चों मीडियम में आपके पास में ए और बी, इनको एक समतल सीमा के द्वारा पृथक किया गया, गुड। इन माध्यम में प्रकाश की चाल बच्चों कितना है, एक तो ये है और एक ये है। किसमें प्रकाश की चाल बच्चों क्या है, कम है, इसमें प्रकाश की चाल कम है। तो बच्चों ये मीडियम कौन सा है, डेंसर है, या फिर अपन बोल दें ये सघन माध्यम है। और ये कौन सा बच्चों, विरल या रेयर मीडियम है। जिसमें वेलोसिटी बच्चों क्या होती है, ज्यादा होती है, वो कैसा मीडियम होता है, विरल होता है। जिसमें कम होती है वो कैसा होता है, सघन होता है, ओके। हमें पूछा है प्रकाश की किरण के लिए क्रांतिक कोण, इसका मतलब क्रिटिकल एंगल ऑफ रे ऑफ लाइट फॉर दीज टू मीडियम। तो हम लोग लिखते हैं बच्चों साइन आई सी बराबर 1/μ। म्यू हमेशा किसका होता है बच्चों, डेंसर का होता है। तो जब डेंसर का मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो डेंसर का लिखना है किसके रेस्पेक्ट में लिखना है, रेयर के रेस्पेक्ट में लिखना है। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है बच्चों, एक से ज्यादा होती है डेंसर के लिए, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तो ज्यादा होती है। तो बच्चों में क्या करूं, वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा वाले रखूं और ये कम वाले रखूं। 1.5 10 की पावर 8 कट जाएगा, तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, 2/1.5 का मतलब कितना हो गया, 4/3 हो गया। तो यहां पर क्या बच्चों 4/3 है, तो ये कितना हो गया, 3/4 हो गया, ठीक है। अब यहां से चेक करते हैं साइन, तो ये तो हमें दिख नहीं रहा है, ये हमें दिख रहा है, देखो। तो इसका मतलब आईसी बच्चों कितना हो गया, साइन इनवर्स 2.75। तो हमारा आंसर 4th हो गया, ठीक है। बाकी किसी में ऐसा है नहीं, ओके। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। एक एल भुजा वाला जो घन है, उसके केंद्र ऊपर एक हमने आवेश क्यू रख दिया है, और उसके फलक एबीसी से गुजरने वाले हमें नेट फ्लक्स के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये पूरा क्यूब है बच्चों, इसके सेंटर पर एक चार्ज क्यू रख दिया। तो क्लोज सरफेस है, बंद सरफेस है चारों तरफ से। जब एक बंद सतह के अंदर बच्चों क्यू आवेश को रख दिया जाता है, तो टोटल बच्चों जो फ्लक्स होता है उसको हम लिखते हैं, अंदर टोटल आवेश कितना है बच्चों क्यू, और नीचे क्या लिख दिया, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। इसमें सतह बच्चों कितनी है, ऐसी 6 सतह होती है बच्चों, आप जानते हैं
6 सरफेस है, तब टोटल 6 सरफेस से मिला के इतना फ्लक्स जा रहा है, तो एक सरफेस जो कि क्या है ए बी सी डी सरफेस से कितना जाएगा Q अपॉन, तो 6 सरफेस से मिला के कितना गया बच्चों, इतना गया, तो एक सरफेस से कितना जाएगा Q अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। तो हर सरफेस से इतना ही निकलेगा, इनमें से कौन सी सतह के द्वारा पूछ रहा है आपसे, ए बी सी डी के द्वारा, तो इतना ही आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा होगा बच्चों, सेकंड वाला। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। जल की बूंदें स्वतंत्र रूप से गिरने की स्थिति में किसके कारण बच्चों गोलाकार होती है। बच्चों एक बात याद रखो बच्चों, अगर मान लीजिए जल की बूंद बहुत ही हल्की है, बहुत ही हल्की से मतलब उसका द्रव्यमान ज्यादा नहीं है, इसका mg कोई ज्यादा खास इफेक्ट नहीं डालेगा, ऐसे में गारंटेड कैसी होती है, वो गोलाकार होती है। और किसकी वजह से बच्चों होती है, वो होती है पृष्ठीय तनाव की वजह से होती है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगर मान लो बच्चों उसका वेट थोड़ा सा ज्यादा हो तो थोड़ा सा इलिप्टिकल टाइप की हो जाती है, अब वो ऐसी नहीं रहेगी, अब वो ऐसी हो जाएगी। अगर उसका द्रव्यमान थोड़ा सा भी अगर ज्यादा हुआ तो वो ऐसी हो जाएगी। और यहां पर हमें जो बात करनी है वो कह रहे हैं कि जल की छोटी बूंद, जल की बूंद बहुत छोटी है, तो कैसा हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा। तो गोलाकार अगर शेप ले रही है वो तो किसकी वजह से ले रही है, वो पृष्ठ तनाव के कारण बच्चों ले रही है। ठीक है बच्चों, तो अपना आंसर हो गया सरफेस टेंशन। आगे बच्चों बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया समान पदार्थ समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के दो तार है जिनकी लंबाइयों का अनुपात बच्चों ये है, समान खिंचाव बल के प्रभाव में संगत प्रसार का अनुपात क्या होगा। बच्चों दे रखा है हमें सेम मटेरियल, मतलब यंग मॉडुलस सेम है, सेम एरिया ए सेम हो गया, लेंथ मतलब लंबाई का अनुपात कितना है 2:3, और अंडर सेम स्ट्रेचिंग फोर्स समान खिंचाव बल, तो यंग मॉडुलस यंग प्रत्यास्थता गुणांक का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, F/A डेल्टा L अपॉन L। क्या क्या सेम है बच्चों, ये सेम है। समान पदार्थ है तो y भी क्या हो गया बच्चों, सेम हो गया। समान खिंचाव बल भी है, इसका मतलब डेल्टा L सीधा L के समानुपाती होगा। इसका मतलब इनका जो प्रसार होगा उसका जो अनुपात बच्चों होने वाला है वो लंबाई के रेशो में होगा। लंबाई का रेशो कितना है 2:3, तो ये प्रसार का जो अनुपात होगा वो भी कितना हो जाएगा 2:3 ही आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है बच्चों, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक प्रिज्म है, उसका अपवर्तनांक बच्चों कितना है, √3 है, कांच का बना है, बढ़िया बात। प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना है, a है। न्यूनतम विचलन कोण a के अगर बराबर है तो a का मान क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों कितना है, √3 है। रिफ्रैक्टिंग एंगल a है, बढ़िया बात। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इक्वल टू a है। तो सबसे पहले बात म्यू का फॉर्मूला बच्चों हम लोग लिख लेते हैं, साइन a प्लस डेल m/2 अपॉन साइन a/2। यहां पर बच्चों जो प्रिज्म कोण है वो कितना है, a है, और न्यूनतम विचलन कोण भी a के बराबर ही कह रहा है, /2 अपॉन साइन a/2। तो ऊपर बच्चों कितना आ गया, साइन a आ गया, नीचे कितना आ गया, साइन a/2 आ गया। यहाँ 2a हो गया, 2 से 2 कटा, साइन a हो गया। अब म्यू बराबर मैं लिख सकता हूं, इसको देखिएगा बच्चों, साइन a को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2 साइन a/2 कॉस a/2। इसको बच्चों याद ही रखना है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आती है, उसको याद रखेगा, वही मैंने यहाँ पर लगा दी है। नीचे बच्चों क्या है, साइन a/2 है, इस साइन a/2 से साइन a/2 बच्चों कट गया, म्यू बच्चों कितना आ गया, ट्वाइस कॉस a/2। अब ये म्यू की वैल्यू बच्चों किधर रखी है, √3, यार मैंने √3 लिख लिया, ठीक है बच्चों, और ये कितना है 2 कॉस a/2, तो ये हो गया √3/2 बराबर कॉस a/2। अगर कॉस थीटा की वैल्यू बच्चों √3 के बराबर है तो थीटा कितना होता है 30 डिग्री, मतलब π/6 होता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं a/2 बच्चों कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब बच्चों a कितना हो जाएगा 60 डिग्री। हमें शायद a का मान ही बच्चों पूछा गया था, तो a का मान कितना हो गया 60 डिग्री। ओके बच्चों, तो ये हम लोगों ने 45 क्वेश्चन डन किए, पूरे कंप्लीट किए। आई थिंक सो आपको अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा बच्चों, ठीक है। और प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा, आपको ठीक लगा हो तो कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। बाय बच्चों।